नमस्कार विद्यार्थियों, आपका हमारे चैनल अभय कांत एकेडमी पर हार्दिक अभिनंदन है। विद्यार्थियों, इस चैप्टर में हम पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के विषय में पढ़ेंगे, है ना। जो हमारा चैप्टर है 6। इससे पहले हम 5 अध्याय ऑलरेडी पढ़ चुके हैं समकालीन विश्व राजनीति पुस्तक से। ठीक है, आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। परिचय देते हुए कहता है कि इस अध्याय में हम विश्व राजनीति में पर्यावरण और संसाधनों के बढ़ते महत्व की चर्चा करेंगे। ठीक है, यह की गई है। तो आप ध्यान दीजिएगा, हम पर्यावरण के विषय में आपको क्या बताएं। पर्यावरण तो आप जानते हैं, ऑलरेडी कितनी बार पढ़ चुके हैं, फिर भी आप इतना समझ लीजिए, पर्यावरण हमारे चारों ओर जो आवरण है, जो प्राकृतिक संसाधन है या जो भी वस्तुएं हैं, पर्यावरण का हिस्सा है। और इसमें जिन वस्तुओं का उपयोग हम अपने आवश्यकता के लिए कर पाते हैं, वो संसाधन है हमारा। ठीक है, 1960 के दशक से पर्यावरण के मसले ने जोर पकड़ा। इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर इस अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण आंदोलन तुलनात्मक चर्चा की गई है ना। किसकी तुलनात्मक चर्चा की गई है? तो पर्यावरण आंदोलनों की। हम साझी संपदा की बात करते हैं। साझी संपदा मतलब कि जो हमारे संसाधन हैं उनको हम मिलकर आपस में साझा करें, बांटे, है ना। और विश्व की साझी विरासत, विरासत अर्थात जो भी विरासत है, जो चीज़ें हमें प्रकृति द्वारा मिली हुई है ना, या किसी के द्वारा बनाई गई हैं, तो वे चीज़ें सबकी हैं, साझा विरासत है वो हमारा, है ना, विश्व का साझा विरासत है। इन जैसी धारणाओं, इन जैसी विचारों के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय को पढ़कर आप संक्षेप में जान सकते हैं कि पर्यावरण से जुड़ी हाल की जो बहसें हुई है उनमें भारत ने कौन सा पक्ष लिया है। इसके बाद अध्याय में संसाधनों की होड़ से जुड़ी वैश्विक राजनीति की एक संक्षिप्त चर्चा भी की गई है। अध्याय का समापन यह बताते हुए किया गया है कि समकालीन विश्व राजनीति में हाशिए पर खड़ी, कौन हाशिए पर खड़ी है? मूलवासी जनजाति, इंडिजिनस पीपल, जो मूल मतलब अर्थात जो वहीं के थे, आदिवासी थे। इनके सवालों से क्या सरोकार है और वह क्या सोचती है, वह जनता क्या सोचती है वो। ठीक है, 1992 के पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के प्रमुख मुद्दों में शामिल करा दिया था। यहाँ दिए गए चित्रों में वर्षा वन और मैनग्रोव्स देखे जा सकते हैं, गरान, है ना। तो ये देखिए वर्षा वन और ये आपका क्या है? मैनग्रोव्स है। ठीक है, विश्व राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों? पहला प्रश्न ये उठेगा कि भाई पर्यावरण की चिंता विश्व राजनीति में क्यों करने लग गए हम। ये तो पर्यावरण है, अलग चैप्टर है, अलग टॉपिक है, लेकिन ज़रूरत है इसकी। देखिए कैसे, इस पुस्तक में हमने विश्व राजनीति पर बड़े सीमित अर्थों में चर्चा की है। मसलन हमने युद्ध और संधि की बातें तो की हैं, राज्य शक्ति के उत्थान अर्थात विकास और पतन की भी चर्चा हुई है, या फिर हमने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपने देशों की नुमाइंदगी करने वाली सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बातें भी की हैं, है ना। अध्याय 7 में हमने विश्व राजनीति के दायरे को थोड़ा बढ़ाकर उसमें गरीबी और महामारी जैसे विषय भी शामिल कर लिए हैं। ऐसा करने में कोई मुश्किल भी नहीं, क्योंकि हम सब यह मानते हैं कि गरीबी, है ना, और महामारी पर अंकुश रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। इस अर्थ में ये मुद्दे विश्व राजनीति के दायरे में ही आते हैं, है ना। अब जरा इन मुद्दों पर विचार कीजिए। क्या आप मानते हैं कि इन जैसे मुद्दे समकालीन विश्व राजनीति के दायरे में आते हैं? बिल्कुल आते हैं। ठीक है, बिल्कुल आते हैं। देखिए अराल के पास, देखिए ये देखिए एक जहाज है। ठीक है, अराल के आसपास बसे हजारों जहाज़ों को लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, क्योंकि पानी के विषाक्त होने से मत्स्य उद्योग नष्ट हो गया। जहाजरानी उद्योग और उससे जुड़े तमाम कामकाज क्या हो गए? खत्म हो गए। पानी में नमक की सांद्रता के ज़्यादा बढ़ जाने से, मतलब नमक की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाने से पैदावार कम हो गई। अनेक अनुसंधान हुए, खोज हुए, लेकिन इस समस्या का समाधान न हो सका। दरअसल इस जगह मजाक मजाक में लोग एक दूसरे से कहते हैं कि जितने लोग सागर के अध्ययन के लिए आए, वे अगर एक एक बाल्टी पानी भी लाते तो यह सागर भर गया होता। अराल सागर की अवस्थिति देखने समझने के लिए पृष्ठ 24 पर दिए गए मानचित्र को एक बार आप देख लेंगे अपनी पुस्तक में। ठीक है, आइए देखते हैं। दुनिया भर में कृषि योग्य भूमि में अब कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, ये तो पता ही
है ना। जो भूमि है, भूमि तो सेम ही रहती है, बढ़ती थोड़ी है, जबकि मौजूदा उपजाऊ जमीन के एक बड़े हिस्से की उर्वरता कम हो रही है। तो जो हमारे पास उर्वर जमीन है उसका उपयोग इतना हो रहा है कि उसकी उर्वरता अर्थात उसमें जो शक्ति है फसल पैदा करने की वो कम हो रही है। चारागाहों के चारे खत्म होने को है। चारागाह मतलब जहाँ पर, या फिर 9th 8th में सब पढ़ा है इन शब्दों को, इसलिए शब्द में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चारागाहों के चारे खत्म होने को है और मत्स्य भंडार, जो मछली के भंडार हैं वो क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। जलाशय जहाँ जल की राशि इकट्ठी होती थी, जलाशयों की जल राशि बड़ी तेजी से कम हुई है। इनमें प्रदूषण बढ़ा है, इससे खाद्य उत्पादन में कमी आ रही है। तो खाद्य उत्पादन में कैसे कमी आ रही है, क्योंकि जल ही जब स्वच्छ नहीं है तो उसका उपयोग, और जल है ही नहीं तो उसका उपयोग आप कृषि कार्यों के लिए कहाँ से कर पाएंगे। जब कृषि कार्य के लिए उसका उपयोग नहीं करेंगे तो खाद्यान्न उत्पादन कहाँ से हो पाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना, 2016 के अनुसार जो विकासशील देश हैं अर्थात जो देश विकसित हो ही रहे हैं अभी, उनकी 66.3 करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है। और यहाँ की 2 अरब 40 करोड़ आबादी साफ सफाई की सुविधा से क्या है, वंचित है। इस वजह से 30 लाख से ज़्यादा बच्चे हर साल मौत के शिकार होते हैं। आप सोचिए, है ना, कि साफ सफाई कितना आवश्यक महत्वपूर्ण है, स्वच्छ जल कितना महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक वन जलवायु को संतुलित रखने में मदद करते हैं। ध्यान दीजिए, जो प्राकृतिक वन होते हैं वो जलवायु को संतुलित करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। इनमें जल चक्र भी संतुलित बना रहता है और इन्हीं वनों में धरती की जैव विविधता का भंडार भरा रहता है। अर्थात इन वनों में हर प्रकार के जीव जंतु वनस्पति जल सब मिल जाएंगे। लेकिन ऐसे वनों की कटाई हो रही है और लोग विस्थापित हो रहे हैं, मतलब लोग वहां से दूर चले जा रहे हैं। जैव विविधता की हानि जारी है, जीवों को तो नुकसान ही हो रहा है ना जंगल काटने से। और इसका कारण है उन पर्यावासों का विध्वंस जो जैव प्रजातियों के मामले में समृद्ध है। अर्थात जहाँ जीव, हर प्रकार के जीव रहते थे, वहां से एक जीव चले गए तो फिर दूसरे जीव भी चले गए, क्योंकि जंगल ही काट दिया गया तो कौन रहेगा। इस प्रकार क्या हो रहा है, पर्यावास का विध्वंस हो रहा है। ठीक है। धरती के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार क्या हो रही है, कमी हो रही है। वही ओजोन गैस जो हमें सूर्य के किरणों से, जो किरणों में जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे हमारी सुरक्षा करता है ओजोन, उस ओजोन के परत में क्या हो रही है, कमी हो रही है लगातार। इसे ओजोन परत में छेद होना भी कहते हैं आप। इससे पारिस्थितिकी तंत्र और मनुष्य के स्वास्थ्य पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पूरे विश्व में समुद्र तटीय क्षेत्रों का प्रदूषण भी क्या हो रहा है, सोचिए, बढ़ रहा है। कि समुद्र तटीय क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं वहाँ प्रदूषण फैलाते रहते हैं। यद्यपि समुद्र का जो मध्यवर्ती भाग, जो बीच का भाग है, अब भी अपेक्षाकृत स्वच्छ है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन इसका तटवर्ती जल जमीनों क्रियाकलापों से प्रदूषित हो रहा है ना, प्रदूषित हो रहा है। पूरी दुनिया में समुद्र तटीय इलाकों में मनुष्यों की सघन बसावट जारी है। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में, क्योंकि ये तटीय क्षेत्र अत्यधिक सुंदर होते हैं, तो पर्यटन के लिहाज से, मछली पालन के हिसाब से या खेती के हिसाब से ये तटीय क्षेत्र बहुत ही आकर्षक होते हैं मनुष्यों के लिए। तो यहाँ मनुष्यों की सघन बसाहट जारी है। सघन बसाहट बसाहट अर्थात घने बस्ती बस रही है यहाँ पर। और इस प्रवृत्ति पर अंकुश न लगा, मतलब इस तरह के अगर चीज़ें बढ़ती चली गई, लोग ज़्यादा बसते चले गए, तो समुद्री पर्यावरण की गुणवत्ता में क्या आ जाएगी, भारी गिरावट आएगी, क्योंकि प्रदूषण बढ़ता चला जाएगा। आपको लग सकता है कि ये तो नैसर्गिक घटना है, मतलब ये मानवीय घटना है, नॉर्मल सी बात है ये, और इनका अध्ययन राजनीति विज्ञान की जगह भूगोल वाली कक्षा में किया जाना चाहिए था, है ना। लेकिन जरा फिर से सोचिए, पर्यावरण के नुकसान से जुड़े जिन मसलों की चर्चा ऊपर की गई है उन पर अंकुश रखने के लिए अगर विभिन्न देशों की सरकार कदम उठाती है तो इन मसलों की परिणति इस अर्थ में राजनीतिक हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो इन मुद्दों को निपटाने के लिए, इन मसलों को सुलझाने के लिए क्या राजनीतिक हस्तक्षेप लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है। तो ऐसे में यह मुद्दा राजनीति हो गया कि नहीं, फिर ये चैप्टर राजनीति का मुद्दा हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। इन मसलों में अधिकांश ऐसे हैं कि किसी एक देश की सरकार इनका पूरा समाधान अकेले दम पर नहीं कर सकती है, क्योंकि तटीय क्षेत्र तो हर देश में है, सोचिए आप, और हर देश में अलग अलग सरकार है। तो फिर ये अकेले देश कोई थोड़ी समस्या सुलझा सकता है। इस वजह से ये मसले विश्व राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है। बहरहाल, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के मसले एक और गहरे अर्थ में राजनीतिक है। कैसे?
कौन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है? हमेशा प्रश्न उठता है, आरोप प्रत्यारोप का खेल चलता है, एक देश दूसरे देश पर आरोप लगाता है, तो कौन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है? इस पर रोक लगाने के उपाय करने की जिम्मेदारी किसकी है? धरती के प्राकृतिक संसाधनों पर किसको कितने इस्तेमाल का हक होना चाहिए? इन सवालों के जवाब बहुधा मतलब बहुत बार इस बात से निर्धारित होते हैं कि कौन देश कितना ताकतवर है ना? कौन देश कितना ताकतवर है। इस तरह ये मसले गहरे अर्थों में राजनीतिक बन जाते हैं। हालांकि पर्यावरण से जुड़े सरोकारों का लंबा इतिहास रहा है। मतलब जो पर्यावरण से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो पर्यावरण की भलाई चाहते हैं, उनका इतिहास लंबा है। लेकिन आर्थिक विकास के कारण, चूंकि आर्थिक विकास भी करना है, तो ऐसे में पर्यावरण पर होने वाले असर की चिंता ने 1960 के दशक के बाद से राजनीतिक चरित्र ग्रहण कर लिया है। अर्थात पर्यावरण की चिंता चिंता न रहकर आर्थिक विकास के लिए क्या हो गई है, एक माप मतलब आर्थिक विकास करना लक्ष्य हो ज़्यादा अधिक हो गया है। ठीक है? और 1960 के दशक के बाद से यह राजनीतिक रूप ले चुका है, और किसी भी क्षेत्र पर जब राजनीति होती है तो मामला और क्या होता है, बिगड़ जाता है, वो मुद्दा और खराब हो जाता है। वैश्विक मामलों से सरोकार रखने वाले एक विद्वत समूह, क्लब ऑफ रोम, ठीक है, ये विद्वानों का समूह है, पढ़े लिखे लोगों का। ये रोम पड़ता है इटली में, वहाँ पे विद्वानों का एक समूह है जिसे क्लब ऑफ रोम बोलते हैं। उसने 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ, मतलब विकास करने की भी एक लिमिट होनी चाहिए, है ना, लिमिट्स टू ग्रोथ शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की थी। यह पुस्तक यह पुस्तक दुनिया की बढ़ती जनसंख्या के आलोक में प्राकृतिक संसाधनों के विनाश के अंदेशे को बड़ी खूबी से बताती है। ठीक है? संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको बोलते हैं यूएनईपी, है ना, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं पर क्या किया है, सम्मेलन कराए हैं, और इस विषय पर अध्ययन को क्या किया है, बढ़ावा देना भी शुरू किया है। इस प्रयास का उद्देश्य पर्यावरण की समस्याओं पर ज़्यादा कारगर और सुलझी हुई पहलकदमियों की शुरुआत करना था, है ना, कि पर्यावरण की समस्याओं को किस प्रकार से हल किया जाए, उसके लिए इस प्रकार के सम्मेलनों को क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया। तभी से पर्यावरण वैश्विक राजनीति का एक क्या हो गया, महत्वपूर्ण मसला बन गया। तभी से पर्यावरण जो है वो राजनीति का हिस्सा बन गया, ताकि जब इस पर सरकारें मीटिंग करने लग गई। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर ये दिखाया है, ये पूरा आपका क्या है, ये आपका विश्व है। ठीक है? विश्व को एक लाइटर की तरह दिखाया गया है। एक बार आपको चिमनी, और चिमनी में फंसा हुआ दिखाया गया है कि ऐसी चिमनी पर है कि एक बार अगर इसको दबाया गया, यहाँ से जलाया गया, तो पूरा विश्व जल उठेगा, है ना। स्थिति ऐसी हो रखी है। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन कहाँ हुआ, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसे पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ समिट कहा जाता है। इस सम्मेलन में 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन तथा अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया था। वैश्विक राजनीति के दायरे में पर्यावरण को लेकर बड़े सरकारों को इस सम्मेलन में एक ठोस रूप मिला। ध्यान दीजिएगा, क्या मिला, एक ठोस रूप मिला। इस सम्मेलन ने 5 साल पहले 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर, है ना, आवर आवर होगा या इंग्लिश में होगा आवर कॉमन फ्यूचर, कि हमारा फ्यूचर कैसा है, कॉमन ही तो है सभी देशों का, शीर्षक बर्टलैंड रिपोर्ट छपी थी। ठीक है? मतलब जो बर्टलैंड रिपोर्ट थी, बर्टलैंड में से जो रिपोर्ट निकली थी, इस रिपोर्ट को नाम दिया गया था आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है? तो बानवे में क्या हुआ था, रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन हुआ, उसके 5 साल पहले ये रिपोर्ट छपी थी। रिपोर्ट में चेताया गया था, ये चेतावनी दी गई थी कि अगर आर्थिक विकास के चालू तौर तरीके आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होंगे, ध्यान दीजिए, ये जो जिस प्रकार से आर्थिक विकास किया जा रहा है, ये आगे चलकर जो है टिकेंगे नहीं ये तरीके, है ना, इससे नुकसान होता जाएगा पर्यावरण को। विश्व के दक्षिणी हिस्से में औद्योगिक विकास की मांग ज़्यादा प्रबल है ना, तो विश्व का दक्षिणी हिस्सा है, उस दक्षिणी हिस्से में क्या हो, विकास की ज़्यादा मांग प्रबल है, कि डेवलपमेंट चाहिए तो उद्योग लगाओ। और रिपोर्ट में इसी हवाले से चेतावनी दी गई थी कि रियो सम्मेलन में यह बात खुलकर सामने आई कि विश्व के धनी और विकसित देश, ध्यान दीजिएगा, विश्व के धनी और विकसित देश यानी उत्तरी गोलार्ध तथा गरीब और विकासशील देश यानी दक्षिणी गोलार्ध पर्यावरण के अलग अलग एजेंडे के पैरोकार हैं। उत्तरी देशों की मुख्य चिंता ओजोन परत की छेद
और वैश्विक ताप वृद्धि, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, उसको लेकर थी ये। ठीक है, तो दक्षिणी देश के आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन के आपसी रिश्तों को सुलझाने के लिए ज़्यादा चिंतित थे। ठीक है, तो दक्षिणी देश थे वो किसको लेकर चिंतित थे कि भैया आर्थिक विकास करना है, क्योंकि आप तो विकसित कर गए। देखिए जो विकसित देश हैं वो तो विकास कर गए हैं, तो उनको तो इसकी चिंता है कि पर्यावरण को सुरक्षित कैसे रखा जाए अब। लेकिन जो विकासशील हैं, जो विकसित है नहीं, उनको विकसित बनना है, मतलब अधिक धन कमाना है उन देशों को, वो उनका पर्यावरण से ज़्यादा पहले किस पर जोर रहता है, अपने विकास पर जोर रहता है। तो इसलिए मामले क्या हो जाते हैं और गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि विचार नहीं मिलते हैं। रियो सम्मेलन में जो जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन अर्थात जो जलवायु बदल रही है हर जगह की, कहीं पे लगातार अब गर्म जलवायु थी तो वहाँ अब जो क्या हो रहा है, मरुस्थल बनता जा रहा है, सूखा क्षेत्र होता जा रहा है, या फिर समझिए कि जो ग्लेशियर है वो पिघलता जा रहा है, तो जलवायु तो पूरी तरह परिवर्तित हो रही है, गर्म हो रहा है पूरा विश्व। जैव विविधता, जो जंगल कट रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, जैव विविधता नष्ट हो रही है। और वन है ना, वन के संबंध में कुछ नियमाचार निर्धारित हुए थे, मतलब कुछ नियम बनाए गए। इसमें एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ तौर तरीके भी सुझाए गए, है ना। क्या एजेंडा 21 मतलब 21 प्रकार के विकास के लक्ष्य, 21 प्रकार के विकास करना पर्यावरण संबंधित। लेकिन इसके बाद भी आपसी अंतर और कठिनाइयां बनी रही हैं। सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी कि आर्थिक वृद्धि जो है उसका तरीका ऐसा होना चाहिए कि इससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, है ना? तो आर्थिक वृद्धि का तरीका ऐसा होना चाहिए, इस बात पर सहमति बनी कि जिससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, सीधी सी बात है। इससे क्या कहा गया, टिकाऊ विकास का तरीका कहा गया। लेकिन समस्या यह थी कि टिकाऊ विकास पर अमल कैसे किया जाए, है ना, टिकाऊ विकास को लागू कैसे किया जाए। कुछ आलोचकों को कहना है, आलोचक वैसे आलोचक आलोचक उनको बोलते हैं जो आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं, कि एजेंडा 21 का झुकाव पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने के बजाय आर्थिक वृद्धि की ओर है ना। तो जो पर्यावरण के थोड़ा संरक्षक थे या आलोचक थे, उन्होंने कहा कि भैया इस मीटिंग का कोई मुद्दा नहीं है, मतलब ही नहीं बनता है। ये मीटिंग आर्थिक वृद्धि के लिए है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए है, न कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए है। आइए अब पर्यावरण की वैश्विक राजनीति के कुछ विवादित मुद्दों पर एक नज़र डालते हैं। ठीक है, अब एक विवादित मुद्दा है विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा। साझी संपदा मतलब जो संपदा विश्व की है, विश्व की जो संसाधन है, उसका सुरक्षा कैसे किया जाए साझे तौर पर, है ना। साझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का, पूरे अधिकार होता है ना, पूरे समूह का, पूरे विश्व का अधिकार है। संयुक्त परिवार का चूल्हा, चारागाह, मैदान, कुआं, नदी साझी संपदा के उदाहरण है। और छोटे स्तर पर देखें तो संयुक्त परिवार में चूल्हा होता है, सब उस पर यूज करते हैं। चारागाह होता है गांव का, जहाँ पे सब अपना जो होता है सब अपने जो पशु होते हैं ले जाते हैं और चराते हैं वहाँ पर, मतलब उनको खाना खिलाते हैं वहाँ पे जो घास फूस होते हैं। मैदान है जहाँ पे सभी जाके खेलते हैं या हर प्रकार की एक्टिविटी करते हैं। कुआं है जहाँ सब पानी भरते हैं। तो ये सब क्या है, साझी संपदा है, मतलब सब इसको बांटते हैं, मिल बांट के यूज करते हैं। इसी तरह विश्व के कुछ हिस्से, क्षेत्र किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, है ना। इसलिए उनका प्रबंधन साझे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है, मिल करके अंतर्राष्ट्रीय समूह द्वारा किया जाता है। इन्हें वैश्विक संपदा या क्या बोलते हैं, या मानवता की साझी विरासत कहा जाता है, या मानवता की साझी विरासत कहा जाता है। इसमें पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष शामिल है ना। क्या क्या शामिल है, पृथ्वी का वायुमंडल, है ना, साझी संपदा है। अंटार्कटिका भी साझी संपदा है, अंटार्कटिका महाद्वीप। समुद्री सतह जो है वो भी साझी संपदा है, और बाहरी अंतरिक्ष जो है वो भी ये क्या है, साझी संपदा है। सब मिल बांट कर इसका यूज करते हैं और सब इसका ख्याल रखते हैं। आगे ऊपर में तो कुछ छूट गया, देख लेते हैं, इसको देख लीजिए। ये एक तस्वीर दिया हुआ है। क्या पृथ्वी की सुरक्षा को लेकर धनी और गरीब देशों के नजरिए में अंतर है? बिल्कुल अंतर है ना, बिल्कुल अंतर है। अगर आप इस ग्रह को बचाना चाहते हैं तो अपने हाथ उठाइए। अब देखिए ये विकसित देश है, देख रहे हैं, ये विकसित देश है, पूरा खा पी करके विकास कर गया है, एकदम मोटा ताजा हो गया है। और ये गरीब है, देख रहे हैं, सूखा। तो देखिए यहाँ पर बोलता है हाँ हाथ उठाने की बारी आई कि हम सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ देखिए ये चीटिंग, देख रहे हैं, इसको अपने फायदे से लेना देना है, तो मतलब ही नहीं है इसको। और ये ईमानदार है भाई, गरीब है, सोचता है कि हाँ विकास करते के साथ पर्यावरण सुरक्षा भी आवश्यक है। अब देखिए अंटार्कटिका पर किसका स्वामित्व है, ये रहा अंटार्कटिका, है ना, पूरा बर्फ से जमा हुआ ग्लेशियर्स, एक महाद्वीप आइलैंड। देखिए क्या कहता है, अंटार्कटिका महादेशीय इलाका है, मतलब महादेश है ये।
1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए यहाँ प्रश्न बनता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, कितना लाख वर्ग किलोमीटर है। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, लेकिन आपको याद है नहीं, प्रयास कीजिए, लिखिएगा तब उतना ही आपको याद होगा, रिवाइज हो जाएगा। विश्व के निर्जन क्षेत्र का 26% हिस्सा इसी महादेश के अंतर्गत आता है। मतलब विश्व के ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जनता निवास नहीं कर सकती है, उन क्षेत्रों का 26% इसी महादेश के अंतर्गत आता है, जिसको बोलते हैं क्या, अंटार्कटिका महादेश। स्थलीय स्थलीय हिम अर्थात इसके जो स्थल पर, जमीन पर जो बर्फ है, उसका 90% हिस्सा और धरती पर मौजूद स्वच्छ जल का 70% हिस्सा इस महादेश में मौजूद है। मतलब ऐसे समझिए कि जो पूरा पृथ्वी है, उस पृथ्वी का 90% जो बर्फ है, जो हिम है, हिम अर्थात बर्फ है, तो हिम कहाँ है, वो इसी महाद्वीप पर है। और 70% जल जो है, जो साफ जल है, वो भी इसी महाद्वीप पर मौजूद है। अंटार्कटिका महादेश का 3,60,00,000 वर्ग किलोमीटर तक अतिरिक्त विस्तार समुद्र में है, ध्यान रखिएगा। तो अंटार्कटिका महादेश का विस्तार कितना है, 3,60,00,000 वर्ग किलोमीटर तक विस्तार है, ठीक है। कहाँ पे, तो समुद्र में है ये विस्तार। सीमित स्थलीय जीवन वाले इस महादेश का समुद्री पारिस्थितिक तंत्र अत्यंत उर्वर है। मतलब समुद्री जो पारिस्थितिक तंत्र है यहाँ पे अत्यंत उर्वर है, मतलब यहाँ हर प्रकार की समुद्री वो क्या बोलते हैं इसको, जीव जंतु वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। जिसमें कुछ पादप, कुछ पौधे भी हैं, जैसे सूक्ष्म शैवाल, कवक, लाइकेन, ये छोटे छोटे पौधे होते हैं। समुद्री स्तनधारी जीव, मत्स्य, मछली तथा कठिन वातावरण में जीवन यापन के लिए अनुकूलित विभिन्न पक्षी भी शामिल है जो यहाँ पे रहते हैं। इसमें क्रील मछली भी शामिल है, जो समुद्री आहार श्रृंखला की धुरी है और जिस पर दूसरे जानवरों का आहार क्या होता है, निर्भर रहता है। अंटार्कटिक प्रदेश विश्व की जलवायु को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। इस महादेश की अंदरूनी हिमानी अर्थात इस महादेश के अंदर जो बर्फ है, हिमानी जो बर्फ के पर्वत हैं, हिमानी परत ग्रीन हाउस गैस के जमाव का महत्वपूर्ण सूचना स्रोत है। मतलब ग्रीन हाउस गैसों के बारे में जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, यही अंटार्कटिका से प्राप्त होती है। साथ ही इसमें लाखों बरस पहले के वायुमंडलीय तापमान का पता किया जाता है। लाखों वर्ष पहले वायुमंडल का तापमान क्या रहा होगा, ये पता किया जाता है यहाँ से। यहाँ रिसर्च होते रहते हैं, बेसिकली आप समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, विश्व के सबसे सुदूर ठंडे, सबसे दूर है विश्व में देखा जाए तो, अलग है, एकांत में है। और झंझावाती महादेश, झंझावाती महादेश मतलब कि हमेशा यहाँ पे तरित झंझा वगैरह आते रहते हैं, है ना, सुनामी वगैरह आता रहता है। अंटार्कटिका पर किसका स्वामित्व है, बात बताइए। इसके बारे में दो दावे किए जाते हैं। कुछ देश जैसे ब्रिटेन, अर्जेंटीना, चिली, नॉर्वे, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने अंटार्कटिक देशों पर अपने संप्रभु अधिकार का वैधानिक दावा किया है ना, मतलब बताया है कि भैया मेरा दावा है, इन देशों ने कहा है। अन्य अधिकांश देशों ने इसके उल्टा रुख अपनाया है। अंटार्कटिका प्रदेश विश्व की साझी संपदा है और यह किसी भी देश के क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं है, ये कहा है। इस मतभेद के रहते अंटार्कटिका के पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के नियम बने और अपनाए गए हैं। ये नियम कल्पनाशील और दूरगामी प्रभाव वाले हैं। मतलब विचार किया गया है कि भविष्य में इन नियमों से कैसे जो है इस स्थल को भी बचाया रखा जा सकता है और यूज भी किया जा सकता है। अंटार्कटिका और पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र पर्यावरण सुरक्षा के विशेष क्षेत्रीय नियमों के अंतर्गत आते हैं। 1959 के बाद इस इलाके में गतिविधियां, वैज्ञानिक अनुसंधान, अब क्या क्या गतिविधियां हुई 1959 के बाद, तो यहाँ पे रिसर्च हुए हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान हुए हैं, मत्स्य आखेट हुए हैं, मतलब मछली को पकड़ा गया है इस क्षेत्र में आकर के, पर्यटन जैसे कार्य भी हुए हैं, लेकिन सीमित मात्रा में हुए, ज़्यादा नहीं हुए हैं। लेकिन इतनी कम गतिविधियों के बावजूद इस क्षेत्र के कुछ हिस्से अवशिष्ट पदार्थ जैसे तेल के रिसाव के दबाव में अपनी गुणवत्ता खो रहे हैं, है ना। वैश्विक संपदा की सुरक्षा के सवाल, देखिए वैश्विक संपदा की सुरक्षा के सवाल पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कायम करना टेढ़ी खीर है ना, क्योंकि जितने देश उतने सोच उतनी क्योंकि हर देश का अपना अपना फायदा है हर तरह से, तो हर देश को एक ही विचार पर साथ लाना ये एक टेढ़ी खीर है। इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौते जैसे अंटार्कटिका संधि कब हुई थी, 1959 में, है ना। मॉन्ट्रियल पढ़े थे ना अभी अपने, मॉन्ट्रियल नयाचार जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था कब हुआ था, 1987 में, 1992 से पहले, है ना। 1992 में क्या हुआ था बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा, पढ़ाया गया आपको।
ठीक है, तो न्यायचार प्रोटोकॉल 1987 और अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायचार, ध्यान रखिएगा। अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायचार कब हुआ था? 1991 में हो चुके हैं। पारिस्थितिकी से जुड़े हर मसले के साथ एक बड़ी समस्या यह रह चुकी है क्या, कि अपुष्ट वैज्ञानिक साक्ष्यों, मतलब अपुष्ट मतलब पूरी तरह पूर्ण वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं मिल पाता है, और समय सीमा को लेकर मतभेद पैदा होते रहते हैं, है ना। ऐसे में एक सर्वसामान्य पर्यावरणीय एजेंडा ये है, उस पर सहमति बनी है क्या, सहमति करना मुश्किल हो गया है। क्या मुश्किल हो गया है? देखिए, मुश्किल होता है इस अर्थ में, मतलब ऐसे समझिए कि जो सिद्धांत है ना, क्योंकि देखिए प्रॉपर साक्ष्य तो मिल नहीं पा रहे हैं। सर्वसामान्य जो पर्यावरणीय एजेंडा पर जो सहमति कायम करना क्या हो गया, मुश्किल हो गया, क्योंकि प्रॉपर साक्ष्य, वैज्ञानिक साक्ष्य तो है नहीं हमारे पास। इसीलिए इस अर्थ में 1980 के दशक के मध्य में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में क्या हो गई, छेद की खोज एक आंख खोल देने वाली घटना है। मतलब देखिए, 1980 के दशक में जो मध्य में मतलब 1980 के दशक के मध्य में क्या हुआ था कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद है, इसकी खोज हुई। और यह मनुष्य के लिए आँख खोल देने वाली घटना है कि भैया अब नहीं संभले तो और मामला बिगड़ता चला जाएगा। ये जैसे जैसे छेद बड़ा होगा, फिर सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें पृथ्वी के स्थल तक पहुंचेगी और यह विभिन्न प्रकार के रोगों को जन्म देगी। ठीक है। ठीक इसी तरह वैश्विक संपदा के रूप में बाहरी अंतरिक्ष के इतिहास से भी पता चलता है, बाहरी अंतरिक्ष के इतिहास से क्या, कि इस क्षेत्र के प्रबंधन पर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के बीच मौजूद असमानता का असर पड़ा है। ठीक है। धरती के वायुमंडल और समुद्र सतह के समान यहाँ भी महत्वपूर्ण मसला प्रौद्योगिकी और औद्योगिक विकास का है। ठीक है, कि यह एक ज़रूरी बात है, क्योंकि बाहरी अंतरिक्ष में जो दोहन कार्य हो रहे हैं, आप देखते होंगे बाहर में भी जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में लोग क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट लगा दिए हैं, विभिन्न प्रकार के उपग्रह लगा दिए हैं, और उन उपग्रहों के माध्यम से अंतरिक्ष का क्या हो रहा है, उपयोग हो रहा है, उपभोग हो रहा है। तो दोहन ही तो हो रहा है। उसके फायदे न तो मौजूदा पीढ़ी में सबके लिए बराबर होंगे, और न ही आगे की पीढ़ियों के लिए, है ना। अब देखिए, यहाँ एक तस्वीर दी हुई है, ये तस्वीर देखिए। 1970 के दशक में अफ्रीका की सबसे बड़ी विपदाओं में से एक थी अनावृष्टि, मतलब बारिशें नहीं हुआ। अनावृष्टि मतलब वृष्टि ना होना, बारिश नहीं होना। इसके कारण 5 देशों की उपजाऊ जमीन क्या हो गई, बंजर हो गई। सोचिए, 5 देशों की, और इसमें दरार पड़ गई। सोच के देखिए। दरअसल पर्यावरणीय शरणार्थी जैसा अटपटा शब्द इसी घटना के बाद प्रचलित हुआ था। खेती किसानी के असंभव हो जाने के कारण अनेक लोगों को घर बार छोड़ना पड़ गया। ठीक है। साझी संपत्ति है, परंतु अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ क्या? देखिए, ऊपर हमने देखा कि पर्यावरण को लेकर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के रवैये में अंतर है। दोनों मतलब उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध के देशों के विचारों में अंतर है, पर्यावरण साझा संपदा को सुरक्षित रखने के मामले में। उत्तर के विकसित देश पर्यावरण के इस मसले पर उसी रूप में चर्चा करना चाहते हैं जिस दशा में पर्यावरण आज मौजूद है। मतलब वो उस बात पर बात नहीं करते जब वो विकास कर रहे थे और उससे पर्यावरण को हानि हुई थी, तो उस मुद्दे पर वो बात ही नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि आज के समय में जो पर्यावरण है उसी पर बात किया जाए। ये देश चाहते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण में हर देश की ज़िम्मेदारी बराबर हो। बराबर कैसे हो सकता है, ज़रा सोचिए। जो विकसित देश हैं, उन्होंने पर्यावरण का भरपूर उपयोग किया है। भरपूर उपयोग, ज़्यादा उपयोग अगर आपने किया है, तो ज़्यादा ज़िम्मेदारी आपकी बनती है कि नहीं? दक्षिण के जो विकासशील देश हैं, ध्यान दीजिएगा, जो विकासशील देश हैं, उनका तर्क है कि विश्व में पारिस्थितिकी को नुकसान अधिकांशतया विकसित देशों के औद्योगिक विकास से ही तो पहुँचा है। यदि विकसित देशों ने पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाया है, तो उन्हें इस नुकसान की भरपाई की ज़िम्मेदारी भी तो उठानी चाहिए। क्योंकि पर्यावरण से ज़्यादा नुकसान तो विकसित देशों ने ही पहुँचाया है पहले ही इसका अधिक उपयोग करके। इसके अलावा विकासशील देश अभी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुज़र रहे हैं। अभी उद्योग करण की प्रक्रिया से गुज़र रहे हैं, अभी उद्योग लगाया है उन्होंने, और ज़रूरी है कि उन पर प्रतिबंध न लगे जो विकसित देशों पर लगाए जाने हैं। मतलब जो प्रतिबंध विकसित देशों पर लगाए जाने हैं, अगर वो विकासशील देशों पर लगा दिए गए, तो विकासशील देश विकसित कैसे बन पाएँगे? इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के निर्माण और उस कानून के प्रयोग और उस कानून की व्याख्या में विकासशील देशों की विशिष्ट ज़रूरतों का ध्यान रखा जाना चाहिए। ये कौन माँग करते हैं? विकासशील देश माँग करते हैं। ठीक है?
सन 1992 में हुए जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में, वहां इस तर्क को मान लिया गया। क्या मान लिया गया? मान लिया गया और इसे साजिश परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत कहा गया। मतलब कि साझी जिम्मेदारियां तो होंगी लेकिन सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां होंगी। विकसित देशों की अलग अलग होंगी और विकासशील देशों की अलग होंगी। इस संदर्भ में रियो घोषणा पत्र का कहना है, जो रियो में जो घोषणा पत्र आया था 1982 में, उसका कहना है कि धरती की जो पारिस्थितिकी है, जो पर्यावरण है, पूरा तंत्र है, जिसमें जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल आ जाता है, इसमें वनस्पति, जीव जंतु सभी आ जाते हैं धरती की, उसमें अखंडता और गुणवत्ता की बहाली करना, सुरक्षा तथा अखंडता और गुणवत्ता मतलब क्या? कि वो जो पारिस्थितिक तंत्र है वो खत्म ना हो, टूटे नहीं, अखंड रहे, ठीक है। और गुणवत्ता मतलब और अच्छी अच्छे क्वालिटी के वहाँ पेड़ पौधे निकले, जीव जंतु का विकास हो वहाँ पर। सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए विभिन्न देश विश्व बंधुत्व की भावना से आपस में सहयोग करेंगे, है ना। कि सुरक्षा तो भैया हमें पूरे पर्यावरण में करना है और सभी देशों को मिलकर करना है। इसीलिए पूरा विश्व को चाहिए कि वो बंधुत्व की तरह मित्रवत भावना रखे और आपस में सहयोग करे पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी संरक्षण के लिए। पर्यावरण के विश्वव्यापी अपक्षय में, जो विश्व भर में क्या हुआ है, पर्यावरण का नुकसान हुआ है, अपक्षय हुआ है, उसमें विभिन्न राज्यों का योगदान अलग अलग है। ये तो बात सब सही है कि हर राज्य, जो विकसित राज्य हैं उनका ज़्यादा योगदान है पर्यावरण के अपक्षय में, और जो विकासशील देश है उनका कम योगदान है। इसे देखते हुए विभिन्न राज्यों की जो साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां होंगी, ठीक है। विकसित देशों के समाजों का वैश्विक पर्यावरण पर, जो विकसित देश है के जो समाज हैं उनका वैश्विक पर्यावरण पर दबाव ज़्यादा है, और इन देशों के पास विपुल प्रौद्योगिकी और वित्तीय संसाधन भी है। मतलब इनके पास अच्छी क्वालिटी के इंजीनियरिंग और इनके पास धन भी अत्यधिक है। इसे देखते हुए टिकाऊ विकास के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में विकसित देश अपनी खास जिम्मेदारी विकसित देश अपनी तो अपनी खास जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो जो विकसित देश है उनकी जिम्मेदारी क्या हो रही है, ज़्यादा हो जा रही, बढ़ जा रही है यहाँ पे, ठीक है। जलवायु के परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमाचार, यानी जो यूएन, वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके नियमों के अनुसार यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, क्या यूनिसीसी है ना, क्या होता है, UNFCCC, UNFCCC बोल सकते हैं इसको, 1992 में, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट और चेंज, ऐसे, ठीक है, कहा गया है। इस संधि को स्वीकार करने वाले देश, जो इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, जो इस संधि को स्वीकार किए हैं, ठीक है, अपनी क्षमता के अनुरूप, मतलब जिस देश की जितनी क्षमता है ना, अपनी क्षमता के अनुरूप पर्यावरण के अपक्षय में अपनी हिस्सेदारी के आधार पर साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते हुए पर्यावरण की सुरक्षा के प्रयास करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल कि भैया पर्यावरण को जिससे जितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा है वो उसी आधार पर अपना क्या करेगा, जिम्मेदारी समझते हुए पर्यावरण की सुरक्षा का प्रयास करेगा। इस नियमाचार को स्वीकार करने वाले देश इस बात पर सहमत थे कि ऐतिहासिक रूप से भी और मौजूदा समय में भी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे ज़्यादा हिस्सा विकसित देशों का है। तो इस बात पर सबकी सहमति थी, है ना, कि विकसित देशों ने सर्वाधिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। ग्रीन हाउस गैस सबसे ज़्यादा इन्हीं की वजह से बाहर निकला था। यह बात भी मानी गई है कि विकासशील देशों का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अपेक्षाकृत क्या है, कम है। विकासशील देशों का जो प्रति व्यक्ति उत्सर्जन है वो क्या है, कम है। इस कारण चीन, भारत और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से अलग रखा गया है। किसको? चीन को, भारत को और अन्य विकासशील देश को, ताकि ये अपना विकास कर सके। ये तो विकासशील देश है ना, विकसित थोड़ी है। क्योटो प्रोटोकॉल का एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, क्योटो प्रोटोकॉल। इसके अंतर्गत जो औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसी कुछ
गैसों के बारे में माना जाता है कि वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग में इनकी कोई ना कोई भूमिका जरूर है। ये तापमान बढ़ाती हैं। ग्लोबल वार्मिंग की परिघटना में विश्व का तापमान बढ़ता है। जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो विश्व का तापमान बढ़ता है और धरती के जीवन के लिए यह बात बड़ी प्रलयंकारी साबित होगी। जापान के क्योटो में 1997 में इस प्रोटोकॉल पर सहमति बनी। 1992 में इस समझौते के लिए कुछ सिद्धांतों तय किए गए थे और सिद्धांत की इसी रूपरेखा यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पर सहमति जताते हुए हस्ताक्षर किए गए थे। कब? 1997 में। ध्यान रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल पर इन्हीं सिद्धांतों के आलोक में सहमति बनी। ठीक है। साझी संपदा, देखिए साझी संपदा का अर्थ होता है ऐसी संपदा जिस पर किसी समूह के प्रत्येक सदस्य का स्वामित्व हो। मतलब किसी समूह में जितने लोग हैं उस ग्रुप के सभी लोगों का उस चीज पर हक है ना, तो उसे कहेंगे साझी संपदा। इसके पीछे मूल तर्क यह है, क्या मूल तर्क है? ऊपर कुछ छुटा है क्या, देख लेते हैं एक बार। नहीं, लगभग सब चीज बता दिया कि ऐसे संसाधन की प्रकृति, उपयोग के स्तर। मूल तत्व क्या है कि ऐसे संसाधन की जो साझी संपदा है, साझी संपदा संसाधन के प्रकृति, उपयोग के स्तर और रख रखाव के संदर्भ में समूह के हर सदस्य को समान अधिकार प्राप्त होंगे कि भैया उपयोग भी कीजिए लेकिन आप उसके रख रखाव की जिम्मेदारी भी सबकी होगी और समान उत्तरदायित्व निभाने होंगे सबको, है ना, सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए सदियों के चलन और आपसी समझदारी से भारत के ग्रामीण समुदायों ने साझी संपदा के संदर्भ में अपने सदस्यों के अधिकार और दायित्व तय किए हैं। गांव में तो यही होता है कि जो भी साझी संपदा की चीज होती है उसका रख रखाव का जिम्मेवारी लगभग सबका होता है। निजीकरण, जो प्राइवेटेशन हुआ, फिर गहनतर खेती होने लगी, है ना, मतलब खेती खूब होने लगी ज्यादातर। आबादी की वृद्धि हुई और पारिस्थितिकी तंत्र की गिरावट समेत कई कारणों से पूरी दुनिया में साझी संपदा का आकार क्या हो गया है? घट रहा है अब, है ना। अब प्राइवेट, अब सब तो सब चीज क्या हो गया है? सब तो निजी हो गया है, भूमि निजी हो गया है। साझी संपदा गाँव में भी थोड़ा बहुत यहाँ पे तालाब मिल जाएगा या थोड़ा चारागाह मिल जाएगा, वरना वो भी नहीं मिलता है ना। तो उसकी गुणवत्ता और गरीबों को उसकी उपलब्धता कम हो रही है। ठीक है, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा उपयोग, साझी संपदा का उपयोग कौन करते हैं? गरीब करते हैं, क्योंकि उनके पास अपना निजी संपत्ति नहीं होता है। चूंकि ये घट रहा है तो उसका उपयोग भी तो ये कम कर पाएंगे। राजकीय स्वामित्व वाली वन भूमि में पावन माने जाने वाले वन, वन को क्या माना जाता है? पावन माना जाता है, पवित्र माना जाता है। पावन माने जाने वाले वन प्रांतर के वास्तविक प्रबंधन की पुरानी व्यवस्था साझी संपदा के रख रखाव और उपभोग के ठीक ठीक उदाहरण है। मतलब पहले अगर जंगलों को सुरक्षित रखा जाता था, छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता था, नहीं करते थे, तो उसमें रहते कौन थे? आदिवासी रहते थे, गांव के लोग रहते थे और अपने जंगल की सुरक्षा भी करते थे। वो साझी संपदा जंगल था उनके लिए, जो वन था उनके लिए वो साझी संपदा था, उसका मिलकर वो उपभोग करते थे। आगे लिखता है, देखिए दक्षिण भारत के वन प्रदेशों में विद्यमान पावन वन प्रांतरों का प्रबंधन परंपरानुसार ग्रामीण समुदाय करता आ रहा है ना। तो आज भी परंपरा के अनुसार ग्रामीण समुदाय ही उनका संरक्षण करता आ रहा है दक्षिण भारत के वनों में। पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष, देखिए पर्यावरण के मसले भारत का क्या पक्ष है? तो भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 हुआ था उस पर हस्ताक्षर किए। भारत, देखिए क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? 1997 में। भारत ने उस पर कब हस्ताक्षर किए? 2002 में। और इसका अनुमोदन भी किया, मतलब इसको मान लिया, इसके नियमों को। भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई है क्योंकि औद्योगिकरण के दौर में जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में इनका कुछ खास योगदान नहीं था, है ना। जब औद्योगिकरण का दौर, इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर चल रहा था पिछले 200-300 सालों में, तो ऐसे समझिए कि भारत का उसमें और चीन का रोल था ही नहीं, क्योंकि ये तो गुलाम थे, है ना। वहीं यूरोपीय देश क्या कर रहे थे? विभिन्न प्रकार के मशीनें बना करके उद्योग को अपने बढ़ावा दे रहे थे। ठीक है। औद्योगिकरण के दौर को मौजूदा वैश्विक ताप वृद्धि और जलवायु परिवर्तन का जिम्मेदार माना जाता है ना। तो अभी वर्तमान में जो ताप वृद्धि हुई है और जलवायु में जो परिवर्तन आ रहा है, इसको इसका जिम्मेदार किसको माना जाता है? उद्योगिकरण का, जो इंग्लैंड में आया था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, है ना, जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, उसको माना जाता है। बहरहाल क्योटो प्रोटोकॉल के आलोचकों ने ध्यान दिलाया है कि अन्य विकासशील देशों सहित भारत और
चीन भी जल्द ही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में विकसित देशों की भांति अगली कतार में नजर आएंगे। 2005 के जून में ग्रुप 8 के देशों की बैठक हुई, G8 है ना। इसमें भारत ने ध्यान दिलाया, क्या ध्यान दिलाया, कि विकासशील देशों में ग्रीन हाउस गैसों के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर विकसित देशों की तुलना में नाम मात्र है। तो भारत ने बताया कि भैया हम जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन कर रहे हैं वो आप लोग जो विकसित देश हैं आपके से कंपेरिजन किया जाए तो भैया नाम मात्र का उत्सर्जन हम लोग कर रहे हैं। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत के अनुरूप भारत का विचार है कि उत्सर्जन दर में कमी करने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी विकसित देशों की ही है। ये भारत का मानना है कि विकसित देशों ने सबसे ज्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, तो ग्रीन हाउस का कम उत्सर्जन करने की दिशा में उनको काम करना चाहिए ज्यादा, क्योंकि इन देशों ने एक लंबी अवधि तक बहुत ज्यादा उत्सर्जन किया है। ठीक है, आइए ऊपर में थोड़ा देख लेते हैं। ये ऊपर में थोड़ा देख लेते हैं, पानी में तूफान जनता परेशान, छोड़िए इसको, ऊपर नीचे देखिए। यहाँ पे आपको दिया है भारत के वन प्रांत, भारत में किस प्रकार वनों को जो है साझी संपदा माना जाता है। ठीक है ना, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम पर्सपेक्टिव से देख लीजिए इसको। बहुत से पुराने समाजों में धार्मिक कारणों से प्रकृति की रक्षा करने का चलन है, ये तो पता है आपको। प्रकृति की रक्षा आदिवासी लोग भी करते हैं, जो गांव देहात के लोग रहते हैं उनको भी वही पेड़ों की पूजा करते हैं, भारतीय परंपरा में शुरू से रहा है ना। भारत में विद्यमान पावन वन प्रांतर इस चलन के एक सुंदर उदाहरण है। इस प्रथा में वनों के कुछ हिस्सों को काटा नहीं जाता है ना। इन स्थानों पर देवता अथवा किसी पुण्यात्मा का वास माना जाता है। तो इससे फायदा क्या होता है कि जब ये मान लेंगे आप कि कहीं पे देवता हैं, तो आप उनकी पूजा करेंगे, आप उनकी सुरक्षा करेंगे, आप उनकी देखभाल करेंगे, आप उनको तो खत्म तो नहीं ना करेंगे, समाप्त नहीं करेंगे। इन्हें ही पावन वन प्रांतर या देव स्थान कहा जाता है। इन पावन वन प्रांतरों के देशव्यापी फैलाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश भर की भाषाओं में इनके लिए अलग अलग शब्द हैं। इन देव स्थानों को राजस्थान में वाणी, केंकड़ी और उड़ान, झारखंड में जहेरा थान और सरना, मेघालय में लिंगदोह, केरल में काव, उत्तराखंड में थान या देवभूमि और महाराष्ट्र में रहतीस आदि सैकड़ों नामों से जाना जाता है। पर्यावरण संरक्षण से जुड़े साहित्य में देव स्थान के महत्व को अब स्वीकार किया जा रहा है। इसे समुदाय आधारित संसाधन प्रबंधन के रूप में देखा जाता है। मतलब समुदाय जो होता है, पूरा समूह गांव जो होता है, इस संसाधन का प्रबंधन करता है, रख रखाव जिम्मेदारी संभालता है। देव स्थान को हम ऐसी व्यवस्था के रूप में देख सकते हैं जिसके अंतर्गत पुराने समाज प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल इस तरह करते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बना रहे। ठीक है, मतलब वो अपने वनों का प्रयोग इस प्रकार से करते हैं कि वहाँ का पारिस्थितिकी संतुलन भी बना रहे और इनका उपयोग भी हो जाए, इनको काम भी चल जाए इन समुदायों का। कुछ अनुसंधानकर्ताओं का विश्वास है, जो रिसर्च करता है उनका विश्वास है कि देव स्थान की मान्यता से जैव विविधता और पारिस्थितिकी संरक्षण में ही नहीं, सांस्कृतिक वैविध्य को भी कायम करने में मदद मिलती है। अर्थात कुछ जो अनुसंधान करता है वो कहते हैं कि देव स्थान की मान्यता से फायदा क्या होता है कि जो जैव विविधता है, जैव विविधता मतलब कि जहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पशु पक्षी पौधे निवास करते हैं, और जो पारिस्थितिकी संरक्षण होता है अर्थात उन पर्यावरणों का जो संरक्षण का तरीका है ना, सांस्कृतिक वैविध्य को कायम रखने में मदद मिलती है। मतलब ऐसे समझिए कि इनकी जो संस्कृति है इन लोगों की, इन संस्कृति में ये साफ साफ है कि इन जगहों की सुरक्षा होनी चाहिए, इन जगहों की रक्षा होनी चाहिए, ये जगह पुण्य जगह है, ये देवता वाले जगह है, ये देव स्थान है। तो ऐसे में उन जगहों को कोई नुकसान न पहुंचाए, ये गांव वाले स्वयं नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, तो देव स्थान की व्यवस्था वन संरक्षण के विभिन्न तौर तरीकों से संपन्न है। मतलब देव स्थान की जो तरीका है, जो मानने की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में जो है वन को संरक्षण प्राप्त हो जाता है ना, विभिन्न तरीके से। और इस व्यवस्था की विशेषताएं साझी संपदा के संरक्षण की व्यवस्था से मिलती जुलती भी है। ठीक है, आगे कहता है कि देव स्थान के महत्व का परंपरागत आधार ऐसे क्षेत्र की आध्यात्मिक आध्यात्मिक अर्थात ऐसे समझिए कि एक मान्यता है, ठीक है ना, अंदर से ये मानते हैं, अथवा सांस्कृतिक विशेषता भी है। ठीक है, ये इसका महत्व आध्यात्मिक रूप से मतलब रिचुअल्स, कल्चरल तौर पर भी, सांस्कृतिक तौर पर भी यहाँ की विशेषताएं परंपरागत आधार हैं, महत्वपूर्ण स्थान होता है देवस्थान। हिंदू
समवेत रूप से प्राकृतिक वस्तुओं की पूजा करते हैं। ये तो पता है आपको, जल, जमीन, जीवन सबकी पूजा करते हैं, जिसमें पेड़ और वन प्रांतर भी शामिल है ना? बहुत से मंदिरों का निर्माण देवस्थान में ही हुआ है। चारों तरफ से जंगल, बीच में मंदिर। संसाधनों की विरलता नहीं, प्रकृति के प्रति गहरी श्रद्धा ही वह आधार थी जिसने इतने युगों से वनों की बचाए रखने प्रतिबद्धता कायम रखी। अर्थात इस तरह जंगलों में जल, जमीन, जंगल को ऐसे समझिए कि देवस्थान मानना, ठीक है, वन प्रांतर मानना, ये बताता है कि इन धारणाओं के कारण, समझ रहे हैं, ये प्रकृति के प्रति इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास, इतना लगाव होने के कारण ही वनों को इतने समय से क्या कर रखा गया था, बचा कर रखा गया था। बहरहाल हाल के सालों में मनुष्यों की बसाहट के विस्तार ने धीरे धीरे ऐसे देव स्थानों पर अपना कब्जा कर लिया है। ठीक है। नई राष्ट्रीय वन नीतियों के आने के साथ कई जगहों पर इन परंपरागत वनों की पहचान मंद पड़ने लगी है। ठीक है। देवस्थान के प्रबंधन में एक कठिन समस्या तब आती है जब ऐसे स्थान का कानूनी स्वामित्व एक के पास हो और व्यावहारिक नियंत्रण किसी दूसरे के हाथ में हो, है ना? तो कानूनी रूप से मालिक कोई और हो और उसको उस प्रबंधन की व्यवस्था व्यावहारिक रूप से कोई और कर रहा हो, यानी कानूनी स्वामित्व राज्य का हो और व्यावहारिक नियंत्रण समुदाय के हाथ में हो। तो इन दोनों के नीतिगत मानक अलग अलग है। मतलब जो समुदाय है, जो अपने वन प्रांतरों की सुरक्षा करता है, उसका उस जंगल के प्रति, उस वन के प्रति लगाव अलग प्रकार का है और कानून तो अलग प्रकार से बनते हैं वनों की सुरक्षा के लिए। तो इसमें क्या आते हैं, मतभेद होने शुरू हो जाते हैं और देवस्थान के उपयोग के उद्देश्य में भी इनके बीच कोई मेल नहीं है। ठीक है। पानी में तूफान क्या दे रहा है? उत्तर प्रदेश, देखिए ध्यान से, ये क्या बता रहा है, कहता है कि प्रदूषण, अधिमत्स्यन मतलब अधिक मछली पकड़ना, प्रदूषण के कारण, बांध बनाने के कारण, पानी के निकट रहने वाले समुदायों के कारण, है ना, समस्याएं बहुत सारे आ रही हैं। तटीय पर्यावरण से जुड़े मुद्दे में देखिए, मछली और समुद्री जीवन के अतिशय दोहन से, मछली और प्राण की बढ़ती मांग के कारण मैंग्रोव जो है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जो मैंग्रोव वन होते हैं, जो आपके क्या बोलते हैं उसको, डेल्टाई क्षेत्र में जो मैंग्रोव वन होते हैं, उसके अधिक नुकसान के कारण समुद्री तटों पर औद्योगिक प्रदूषण हो रहा है। भारी मात्रा में प्रदूषित जल को बिना शोधन के समुद्र में डालते हैं, अत्यधिक मशीनीकरण हो रहा है, तो इससे नुकसान हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका मैप है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें आपको यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें जो आपका यहाँ पे पर्पल रंग में जो है ना, पर्पल कलर में जहाँ भी है, ये इसके प्रमुख समुदाय हैं, आप देख लीजिएगा, प्रमुख समुदाय हैं। और लाल रंग में है, ये खतरे वाले जगह हैं। जैसे यहाँ पे जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में किस प्रकार के खतरे हैं? जो औद्योगिक बालू कचरा वगैरह होता है, घरेलू कचरा निकलता है, इससे अधिक नुकसान पहुँचता है ना? और इसके जो प्रमुख समुदाय हैं कौन कौन है? अंगिकुला, क्षत्रिय, बलिजावादा, है ना? उसके अलावा पट्टापू, जलारी, है ना? तो ये ऐसे दे रहे हैं। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। और इसकी प्रमुख नदियाँ कौन है? गोदावरी, कृष्णा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, चलिए चैप्टर में। संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु परिवर्तन से संबंधित बुनियादी नियमाचार, याद है ना, UNFCCC, है ना, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क के अनुरूप भारत पर्यावरण से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मसलों में ज्यादातर ऐतिहासिक उत्तरदायित्व का तर्क रखता है। मतलब भारत इतिहास की बात करता है कि इतिहास भैया आपने बहुत नुकसान पहुंचाया है, ठीक है, और हम लोग का भी विकसित होने का टाइम आ रहा है, तो आप हम पर ज्यादा लोड नहीं डाल सकते हैं। इस तर्क के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों के रिसाव की ऐतिहासिक और मौजूदा जवाबदेही ज्यादातर किसकी होनी चाहिए? विकसित देशों की, सॉरी। इसमें जोर देकर कहा गया है कि जो विकसित देशों की पहली और अपरिहार्य प्राथमिकता आर्थिक और सामाजिक विकास की है। मतलब ये जोर देकर कहा जाता है कि जो विकासशील देश हैं उनकी पहली जो प्राथमिकता होनी चाहिए, अपरिहार्य मतलब जो पहले प्राथमिकता होनी चाहिए, इसको इसमें अनिवार्य प्राथमिकता है, समझिए, जरूरी प्राथमिकता, पहली प्राथमिकता कि भैया आर्थिक तथा सामाजिक विकास किया जाए। ये किसकी होनी चाहिए प्राथमिकता? विकासशील देशों की। हाल में संयुक्त राष्ट्र संघ के इस नियमाचार कौन सा, UNFCCC के अंतर्गत चर्चा चली, क्या चर्चा चली कि तेजी से औद्योगिक होते देश जैसे ब्राजील, चीन और भारत नियमाचार की बाध्यताओं का पालन करते हुए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करे। तो वहां ये बात उठी। ठीक है, भारत इस बात के खिलाफ है। उसका मानना है कि यह बात इस नियमाचार की मूल भावना के विरुद्ध है। भारत पर इस तरह की बाध्यता आयत करना, मतलब लादना,
क्या है, अनुचित भी है। भारत में 2030 तक कार्बन का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बढ़ने के बावजूद विश्व के सन 2000 के औसत 3.8 टन प्रति व्यक्ति के आधे से भी कम होगा। 2000 तक भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 0.9 टन था और अनुमान है कि 2030 तक यह बढ़कर 1.6 टन प्रति व्यक्ति हो जाएगा कार्बन उत्सर्जन। भारत की सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए पर्यावरण से संबंधित वैश्विक प्रयासों में शिरकत करती रहती है, भाग लेती रहती है। मिसाल के लिए भारत ने अपनी नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी, है ना, नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों के लिए स्वच्छतर ईंधन, साफ ईंधन अनिवार्य कर दिया है ना। 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, ध्यान रखिएगा, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। इसमें ऊर्जा के ज़्यादातर जो कारगर इस्तेमाल की पहलकदमी की गई थी कि ऊर्जा के किस प्रकार हम जो है ज़्यादातर अच्छे से इस्तेमाल कर पाएँ। ठीक इसी तरह 2003 के बिजली अधिनियम में नवीकरणीय मतलब रिन्यूएबल ऊर्जा, है ना, नवीकरणीय ऊर्जा जिसको नया बनाया जा सकता है ना, इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया। हाल में प्राकृतिक गैस के आयात और स्वच्छ कोयले के उपयोग पर आधारित प्रौद्योगिकी को अपनाने की तरफ रुझान बढ़ा है कि भैया हम क्या करें, प्राकृतिक गैस का आयात करते हैं और स्वच्छ साफ कोयले से फिर क्या करेंगे, हम अपने उद्योग चलाएंगे हम। इससे पता चलता है कि भारत पर्यावरण सुरक्षा के लिहाज से ठोस कदम उठा रहा है। भारत बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन चलाने के लिए भी तत्पर है। ठीक है, इसके अंतर्गत 2011-12 तक बायोडीजल तैयार होने लगेगा और इसमें, हालांकि अभी 2011-12 नहीं 2024 हो रहा है और इसमें बायोडीजल बन रहा है ना। बिहार में भी कई जगह बन रहा है, हमारे क्षेत्र में भी बन रहा है, आप मोतीपुर वगैरह मुजफ्फरपुर क्षेत्र जिले में बनता है। 1,10,00,000 हेक्टेयर भूमि का इस्तेमाल होगा इसके लिए। भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को पेरिस जलवायु समझौते को अनुमोदित किया है। ठीक है, पुनर्विकृत होने वाली ऊर्जा के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक भारत में चल रहा है। पुनर्विकृत मतलब जिस ऊर्जा का उपयोग बार बार किया जाता है। भारत ने पृथ्वी सम्मेलन, जैसे आप पुनर्विकृत में, जैसे आप ऐसे मान लीजिए ना, ऐसे मान लीजिए ये जैसे सूर्य के प्रकाश निकलता है ना, वो है पुनर्नवीकृत, मतलब फिर से जो नया बन सकता है, इस प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है। भारत इसमें सबसे बड़े कार्यक्रम में शामिल हो रखा है। भारत ने पृथ्वी सम्मेलन जो रियो में हुआ था उसके समझौते के क्रियान्वयन का एक पुनरावलोकन 1997 में किया। इसका मुख्य निष्कर्ष यह था कि विकासशील देशों की जो रियायती जो छूट दे रहे हैं उस शर्त में, उन पर नए और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन तथा पर्यावरण के संदर्भ में बेहतर साबित होने वाली प्रौद्योगिकी मुहैया कराने की दिशा में कोई सार्थक प्रगति नहीं हुई है। तो भारत ने ये जोड़ दिया कि भैया जो विकासशील देश हैं उनको जो आपने रियायत दे रखा है, 97 में इस प्रोटोकॉल में याद दिलाया कि रियो डी जेनेरियो को जो हुआ था 92 में, फिर 97 में जब हुआ तो वहाँ भारत ने याद दिलाया भैया जो आपने वित्तीय संसाधन हमें दिया और पर्यावरण के संदर्भ में बेहतर साबित होने वाली जो इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी मुहैया कराई, वो कोई सार्थक पहल नहीं था। हमें और बेहतर मशीन चाहिए जिससे प्रदूषण कम उत्पन्न होता हो। ठीक है, भारत इस बात को जरूरी मानता है कि विकसित देश विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकी मुहैया कराने के लिए तुरंत उपाय करें, है ना। भारत कहता है कि यदि आप चाहते हैं कि हम उस कम कार्बन उत्सर्जन करें तो भैया हमें सहायता कीजिए, सीधी सी बात है ना। हमारे पास जो मशीनरी है उससे बेहतर मशीनरी आपके पास है, वो हमें उपलब्ध कराइए जिससे जो है कम उत्पादन होता है कार्बन, ताकि जो विकासशील देश फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं आप, उसमें विकासशील देश की मौजूदा प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सके। मतलब हम भी जो आप चाहते हैं, जो विकसित देश चाहते हैं कि विकासशील देशों की भागीदारी हो, तो हम भी पूरा कर लेंगे। आप हमें सपोर्ट कीजिए, समर्थन दीजिए। भारत का यह भी मानना है कि दक्षेस जो सार्क है हमारा, ठीक है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, उसमें शामिल देश पर्यावरण के प्रमुख वैश्विक मसलों पर एक समान राय बनाए ताकि इस क्षेत्र की आवाज़ वजनी हो, है ना। मतलब वजनी हो मतलब हमारी आवाज़ में वजन हो, हमारी बात को माने, क्योंकि हम अकेले कहेंगे तो सुने ना कोई, पर सार्क के अगर सभी सदस्य देश मिलकर कह रहे हैं तो उस बात को सुना जाएगा। पर्यावरण आंदोलन तो बहुत हुए थे, एक या अनेक नहीं, अनेक हुए थे। पर्यावरण हानि की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकारों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पेशकदमी की, है ना, पेशकदमी का नाम मतलब जो कदम उठाए, हम उसके बारे में जान चुके हैं अब तक, है ना। लेकिन इन चुनौतियों के मद्देनजर, ध्यान दीजिएगा, इन चुनौतियों के मद्देनजर कुछ महत्वपूर्ण पेशकदमियां सरकारों की तरफ से नहीं बल्कि विश्व के विभिन्न भागों में सक्रिय पर्यावरण के प्रति सचेत कार्यकर्ताओं ने की थी।
ठीक है, तो उसी को तो आंदोलन कहेंगे। देखिए, इन कार्यकर्ताओं ने जो पर्यावरण के प्रति समर्पित थे, कुछ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, बाकी स्थानीय स्तर पर सक्रिय हैं। आज पूरे विश्व में पर्यावरण आंदोलन सबसे ज़्यादा जीवंत, मतलब सबसे ज़्यादा आंदोलन को ऐसे समझिए कि जीवंत आंदोलन है, एक तरह से जीवन प्रदान करता है ये जंगलों को, वनों को, तथा विविधतापूर्ण तथा ताकतवर सामाजिक आंदोलनों में शुमार किए जाते हैं। मतलब इन आंदोलनों का एकदम ऐसे समझिए कि इन आंदोलनों में बहुत शक्ति होती है। ये आंदोलन जो है ना, जब भी किए गए हैं तो सफल ही हुए हैं। सामाजिक चेतना के दायरे में ही राजनीतिक कार्रवाई के नए रूप जन्म ले लेते हैं। मतलब समाज के लोग ही आंदोलन करते हैं ये, और धीरे-धीरे समाज, क्योंकि समाज से ही राजनीति होती है, तो ये राजनीतिक रूप जन्म ले लेता है, या इन्हें खोजा जाता है। इन आंदोलनों से नए विचार निकलते हैं। इन आंदोलनों ने हमें दृष्टि दी है, वो नज़र दिया है कि वैयक्तिक और सामूहिक जीवन के लिए आगे के दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इन आंदोलन से हमें ज्ञान प्राप्त होता है इस बात का। यहाँ कुछ उदाहरणों की चर्चा की जा रही है जिससे जिससे पता चलता है। ठीक है, तो क्या पता चलता है कि मौजूदा जो पर्यावरण है, मौजूदा पर्यावरण आंदोलनों की एक मुख्य विशेषता उनकी विविधता है ना? कि विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, आंदोलन होते हैं। चलिए देखते हैं, दक्षिणी देशों मसलन मैक्सिको, चिली या चिले बोलते हैं उसको, ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया, महादेशीय अफ्रीका और भारत के वन आंदोलनों पर बहुत दबाव है ना? कि यहाँ जो है वन आंदोलन होते रहने चाहिए। 3 दशकों से पर्यावरण को लेकर सक्रियता का दौर जारी है। इसके बावजूद तीसरी दुनिया के विभिन्न देशों में वनों की कटाई खतरनाक गति से जारी है। सोचिए, पिछले दशक में विश्व के विशालतम वनों का विनाश बढ़ गया है। खनिज उद्योग पृथ्वी पर मौजूद सबसे ताकतवर उद्योगों में से एक है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के कारण जब विश्व बाजार खोला गया, उस 1991 में उदारीकरण अपनाया गया, उसके कारण दक्षिणी गोलार्ध के अनेक देशों की अर्थव्यवस्था बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खुल चुकी है। मतलब जो एमएनसी कंपनियां हैं उनके लिए खुल चुकी है। तो खनिज उद्योग धरती के भीतर मौजूद संसाधनों को बाहर निकालता है, रसायनों का भरपूर उपयोग करता है, ठीक है, और भूमि और जलमार्गों को क्या करता है, प्रदूषित करता है, और स्थानीय वनस्पतियों का विनाश करता है। ध्यान दीजिएगा, इसके कारण जन समुदायों को विस्थापित होना पड़ता है, वहां से हटना पड़ता है, कहीं जाना पड़ता है दूर। कई बातों के साथ इन कारणों से विश्व के विभिन्न भागों में खनिज उद्योग की आलोचना और विरोध हुआ है। ठीक है, तो इससे ऊपर देख ले थोड़ा सा, अच्छा हुआ है। देखिए यहाँ पे चिपको आंदोलन के बारे में तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, यहाँ हम नहीं बताएंगे आपको इसके बारे में। और कुछ जानते हैं चिपको आंदोलन के बारे में, किसने शुरू किया था, कहाँ पे ये आंदोलन चला था, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि ऑलरेडी 9th-10th में बताया जा चुका है इसके बारे में आपको। देखिए, क्या वन निर्जन होते हैं? ठीक है, तो दक्षिणी देशों के वन आंदोलन उत्तरी देशों के वन आंदोलन से एक खास अर्थ में भिन्न है, अलग है। कैसे? दक्षिण देशों के वन निर्जन नहीं है, जबकि उत्तरी गोलार्ध के देशों के वन जन विहीन है। ठीक है, मतलब लोग वहाँ नहीं रहते हैं वहाँ, या कहें कि इन देशों में वन को निर्जन प्रांत के रूप में देखा जाता है ना, निर्जन। इसी वजह से, निर्जन मतलब जहाँ पर कोई जन नहीं रहता हो, कोई लोग नहीं रहते हो, इसी वजह से उत्तरी देशों में वन भूमि को निर्जन भूमि का दर्जा दिया गया है, यानी ऐसी जगह जहाँ लोग नहीं रहते बसते। क्लियर हो गया? यह दृष्टिकोण मनुष्य को प्रकृति का हिस्सा नहीं मानता। ठीक है, मनुष्य को प्रकृति के साथ नहीं रहना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें, या यह दृष्टिकोण पर्यावरण को मनुष्य से दूर की चीज मानता है, यानी एक ऐसी चीज जिसे बाग बगीचे या अभयारण्य में तब्दील कर मनुष्यों को बचाया जाना चाहिए। दूसरी तरफ दक्षिणी देशों में पर्यावरण के अधिकांश मसले इस मान्यता पर आधारित हैं कि लोग वनों में भी रहते हैं। वनों को विजनपन का प्रतीक मानने का दृष्टिकोण ऑस्ट्रेलिया, स्कैंडिनेविया और उत्तरी अमेरिका और न्यूजीलैंड में हावी है। अर्थात यहाँ पे लोग मानते हैं कि मनुष्य को वनों में रहना चाहिए। ठीक है, किसको? विजन को, मतलब विशेष जनों को, है ना। अधिकांश यूरोपीय देशों के विपरीत इन इलाकों में अविकसित निर्जन वन क्षेत्र अपेक्षाकृत ज़्यादा हैं। इसका यह मतलब नहीं कि दक्षिणी गोलार्ध के देशों में विजनपन का अभियान एकदम नदारद है। फिलीपींस में हरित संगठन
जिसको बोलते हैं ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने गरुड़ तथा अन्य शिकारी पक्षियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए मुहिम चलाई। भारत में बंगाल टाइगर को बचाने की मुहिम चल रही है क्योंकि इनकी संख्या लुप्त होने तक कम हो चली थी। अफ्रीका में हाथी दांत के व्यापार और हाथियों को निर्दयतापूर्वक मारने के विरुद्ध लंबा अभियान चलाया गया। विजनपन के कुछ प्रसिद्ध संघर्ष ब्राजील और इंडोनेशिया के जंगलों में छिड़े हैं। इन सभी अभियानों का ध्यान किसी खास प्रजाति को बचाने पर रहा है। साथ साथ ही इनका जोर निर्जन वन पर्यावासों को संरक्षण देने पर है। ऐसे पर्यावासों से जंतु प्रजातियों को कायम रखने में मदद मिलती है। विजनपन से जुड़े अनेक मसलों को स्वीकृति मिलना कठिन भी है। इनमें आगे चल गए मसलों को हाल के दिनों में, ध्यान दीजिएगा, हाल के दिनों में जैव विविधता के मसलों का रूप दिया गया है क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध के देशों में विजनपन की अवधारणा को स्वीकृति मिलना कठिन है। इनमें से अनेक अभियानों की शुरुआत और वित्तीय मदद वर्ल्ड वाइड लाइफ, जिसको WWF बोलते हैं, लाइफ फंड जैसे संगठनों ने की है। ऐसे प्रयासों में स्थानीय लोगों की मदद ली गई है। ठीक है, क्लियर है? क्या पर्यावरणविद के प्रयासों से सहमत है और होना चाहिए? पर्यावरणविदों को यहाँ जिस रूप से चित्रित किया गया है, क्या आपका वो सही लगता है? हाँ बिल्कुल। एक तरफ तो विकास की बात करते हैं, वहाँ पेड़ काट के देखिए ऊपर क्या करते हैं, विकास किए पेड़ खत्म कर दिए। चलिए आगे देखते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण है फिलीपींस, यहाँ के हम पढ़ रहे थे ना, जिसका किसका उदाहरण अच्छा उदाहरण है, तो खनिज उद्योग निकालने वाला। देखिए यहाँ पे जहाँ मतलब जहाँ पे साझी संपदा कैसे, देखिए यहाँ ध्यान दे रहा है। इसका एक अच्छा उदाहरण है फिलीपींस, जहाँ कई समूहों और संगठनों एक साथ मिलकर एक ऑस्ट्रेलियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन के खिलाफ अभियान चलाया था। कहाँ पे? फिलीपींस में। इस कंपनी का विरोध खुद उसके स्वदेश यानी ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ। इस विरोध के पीछे परमाणविक शक्ति के मुखालफत की भावनाएं काम कर रही थी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में इस मुखालफत मतलब विरोध की भावनाएं। ऑस्ट्रेलिया में इस कंपनी का विरोध ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों के बुनियादी अधिकारों की पैरोकारी के कारण भी विकसित किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया में आदिवासी हैं उनके भी तो अधिकार हैं अपने। ठीक है, तो वो भी विरोध कर रहे हैं इस कंपनी की। कुछ आंदोलन बड़े बांधों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, जो बड़े बांध नदियों बनाए जाते हैं उनके खिलाफ। अब बांध विरोधी आंदोलन को नदियों को बचाने के आंदोलन के रूप में देखने की प्रवृत्ति बढ़ गई है, क्योंकि ऐसे आंदोलन में नदियों और नदी घाटियों के ज़्यादा टिकाऊ तथा न्याय संगत प्रबंधन की बात उठाई जाती है। 1980 के दशक के शुरुआती और मध्यवर्ती वर्षों में विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन दक्षिणी गोलार्ध में चला था। ऑस्ट्रेलिया में चला यह आंदोलन फ्रैंकलिन नदी तथा इसके परिवर्ती वन को बचाने का आंदोलन था। यह वन विजनपन की पैरोकारी करने वाला आंदोलन ही था ही बांध विरोधी आंदोलन भी था। ठीक है, फिलहाल दक्षिणी गोलार्ध के देशों में तुर्की से लेकर थाईलैंड और दक्षिण अफ्रीका, मैप में देखिए कि दक्षिणी गोलार्ध में, देखिए दक्षिणी गोलार्ध के देशों में तुर्की से लेकर थाईलैंड और दक्षिण अफ्रीका तक तथा इंडोनेशिया से लेकर के चीन तक, है ना, बड़े बांधों को बनाने की होड़ लगी है। भारत में बांध विरोधी और नदी हितैषी कुछ अग्रणी आंदोलन चल रहे हैं। इन आंदोलनों में नर्मदा आंदोलन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। यह बात ध्यान देने की है कि भारत में बांध विरोधी तथा पर्यावरण बचाव के अन्य आंदोलन एक अर्थ में समानधर्मी है। अर्थात यदि आप बांध को बनाने से मना करते हैं तो कहीं ना कहीं आप पर्यावरण को बचाने की बात भी कर रहे हैं, क्योंकि ये अहिंसा पर आधारित है और ये जो आंदोलन होते हैं वो कैसे होते हैं? अहिंसक होते हैं। ठीक है, संसाधनों की भू राजनीति, देखिए जो संसाधन है ना उसको उस पर भी राजनीति होती है। देखिए से किसे, क्या, कब, कहाँ और कैसे हासिल होता है, संसाधनों की भू राजनीति इन्हीं सवालों से जूझती है यह बात। यूरोपीय ताकतों के विश्वव्यापी प्रसार का एक प्रमुख साधन और मकसद क्या था? संसाधन। तो जो यूरोपीय ताकत पूरे विश्व में फैले थे, जहाँ भी गए वो किस लिए गए थे? संसाधनों को हथियाने के लिए ही तो गए थे, संसाधनों के व्यापार के लिए ही तो गए थे। संसाधनों को लेकर राज्य के बीच तनातनी हुई, है ना। संसाधनों से जरी भू राजनीति को पश्चिमी दुनिया ने ज़्यादातर व्यापारिक संबंध, युद्ध तथा ताकत के संदर्भ में सोचा। मतलब संसाधनों पर अधिकार करने के लिए युद्ध तक की नौबत आई और युद्ध किया पश्चिमी देशों ने। व्यापारिक संबंध भी स्थापित किए तो संसाधनों के लिए ही किए।
इस सोच के मूल्य में देखिए यहाँ से इस सोच के मूल में था, मतलब जड़ में था क्या कि विदेश में संसाधनों की मौजूदगी तथा समुद्री नौवहन में दक्षता, है ना, दो चीजें थी। जहाँ संसाधनों में कमी थी तो उस संसाधनों को पूरा करने के लिए क्या दूसरे जगह पर पलायन किया था इन लोगों ने, यूरोपियों ने। समुद्री नौवहन स्वयं इमारती लकड़ियों पर आधारित था, इसलिए जहाज के सहतीरों के लिए इमारती लकड़ियों की आपूर्ति 17वीं सदी के बाद के समय में प्रमुख यूरोपीय शक्तियों की प्राथमिकताओं में रही। तो देखिए बेसिकली ये था ना कि पूरे विश्व में हमको जाना है दूसरी जगह संसाधनों के लिए, तो कैसे जाएंगे? तो उस समय ये था कि नौकायन के कारण जाएंगे, नौका से जाएंगे। तो जो बड़े बड़े जहाज होते थे जिसको नाव भी कह रहा है यहाँ पे, उसको बनाने के लिए किसकी लकड़ी, सहतीर की लकड़ी का उपयोग होता था। ठीक है, और ये उनकी प्राथमिकताओं में था क्या चीज, संसाधनों का उपयोग, संसाधनों को खोजना, और इसके लिए नौका वाहन करना। ठीक है, तो नौका वाहन के लिए भी संसाधनों का ही उपयोग होता था, लकड़ी का उपयोग करते थे। कौन सी लकड़ी का, सहतीरों का, याद रखेंगे। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में ध्यान दीजिएगा, युद्ध के दौरान सामरिक संसाधनों खासकर तेल की निर्बाध आपूर्ति का महत्व बहुत अच्छी तरह उजागर हो गया कि जब युद्ध चल रहा था तो क्योंकि युद्ध चल रहा है तो क्या चाहिए, तेल चाहिए, क्योंकि तेल तो ऊर्जा का साधन है, तभी तो युद्ध अच्छे से हो पाएगा, ताकि हथियार असला सैनिक सब ढोए जाएंगे उससे। तो इस वक्त में ये समझ में आ गया कि जो निर्बाध आपूर्ति बहुत महत्वपूर्ण है, किसकी, तेलों की। पूरे शीत युद्ध के दौरान उत्तरी गोलार्ध के विकसित देशों ने इन संसाधनों की सतत आपूर्ति के लिए कई तरह के कदम उठाए। सतत आपूर्ति मतलब लगातार आपूर्ति होती रहे संसाधन है ये। ठीक है, तो कई तरह के कदम उठाए। इसके अंतर्गत संसाधन दोहन के इलाकों तथा समुद्री परिवहन के मार्गों के इर्द गिर्द सेना की तैनाती भी की। महत्वपूर्ण संसाधनों का भंडारण, संसाधनों के उत्पादक देशों में मनपसंद सरकारों की स्थापना, है ना, इसको बहाली भी कहते हैं स्थापना को, तथा बहुराष्ट्रीय निगमों अपने हित साधक अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को समर्थन देना शामिल है। ठीक है, पश्चिमी देशों के राजनीतिक चिंतन का केंद्रीय सरोकार मतलब केंद्र से सरोकार नाता यह था, सरोकार मतलब नाता होता है, यह था कि संसाधनों तक पहुंच अबाध रूप से बनी रहे, क्योंकि सोवियत संघ इसे खतरे में डाल सकता है ना, समझ में आ रहा है ना, ये जो संसाधन है उसका पहुंच अबाध रूप से बनी रहे, इस पर ध्यान था पश्चिमी देशों का, क्योंकि सोवियत संघ क्या कर सकता है, हमें इन संसाधनों से दूर कर सकता है। एक बड़ी चिंता यह भी थी कि खाड़ी के देशों में मौजूद तेल तथा दक्षिणी और पश्चिमी एशिया के देशों में मौजूद खनिज पर विकसित देशों का नियंत्रण बरकरार रहे। यह भी था पश्चिमी एशियाई देशों का मतलब ये लक्ष्य। शीत युद्ध की समाप्ति हुई और सोवियत संघ के विघटन के बाद सरकारों की मौजूदा चिंता सुरक्षित आपूर्ति को बनाए रखने की थी, है ना, कि भैया लगातार जहां से हमको मिल रहा है संसाधन वो मिलता रहे। अनेक खनिज खासकर रेडियोधर्मी खनिज, रेडियो एक्टिव एक्टिव पदार्थ होते हैं, खनिज से जुड़े व्यावसायिक फैसलों को लेकर भी सरकारों को चिंता सताती है। बहरहाल वैश्विक रणनीति में तेल लगातार सबसे महत्वपूर्ण साधन बना हुआ है ना। 20वीं सदी के अधिकांश समय में विश्व की अर्थव्यवस्था तेल पर ही निर्भर रही है। किस पर निर्भर रही है? तेल पर, है ना। यह एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाए जा सकने वाले ईंधन के रूप में अपरिहार्य बना है, मतलब अति आवश्यक बन गया है ना। तेल के साथ विपुल संपदा जुड़ी है। विपुल संपदा मतलब हर प्रकार के विकास आपको करने हैं तो आपको उद्योग चलाने होंगे, उद्योग चलाने के लिए तेल चाहिए, आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए उसके लिए तेल चाहिए, तो अपार संपदा जुड़ी हुई है। तेल आपका होगा तब विकास बहुत तेजी से कर जाएंगे, और इसी कारण इस पर कब्जा जमाने के लिए राजनीति संघर्ष छिड़ता है। पेट्रोलियम का इतिहास युद्ध और संघर्षों का भी इतिहास है, मतलब पेट्रोलियम के लिए क्या हुए हैं, युद्ध हुए हैं, संघर्ष हुए हैं। यह बात पश्चिम एशिया और मध्य एशिया में सबसे स्पष्ट रूप से नजर आती है ना। जो सऊदी अरब, इराक, तेहरान, है ना, कजाकिस्तान, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे तो तेल के लिए हमेशा युद्ध और टकराहट बने ही रहे हैं। पश्चिम एशिया खासकर खाड़ी क्षेत्र विश्व के कुल तेल उत्पादक का अकेले 30% मुहैया कराता है। इस क्षेत्र में विश्व के ज्ञात तेल भंडार का 64% हिस्सा मौजूद है, और विश्व के जो तेल ज्ञात हुए हैं उनमें 64% इसी क्षेत्र में है, और इस मुहैया कितना कराता है, 30%, याद रखिएगा। इस कारण यह इकलौता क्षेत्र है जो तेल की मांग में खास बढ़ोतरी होने पर उसकी पूर्ति कर सकता है ना। सऊदी अरब के पास विश्व के कुल तेल भंडार का 1/4 हिस्सा मौजूद है। सऊदी अरब विश्व में सबसे बड़ा
तेल उत्पादक देश है, ठीक है। और इराक का ज्ञात तेल भंडार सऊदी अरब के बाद दूसरे नंबर पर है। आप सोचिए, इराक के एक बड़े हिस्से में तेल भंडारों की मौजूदगी को लेकर खोजबीन अभी नहीं हुई है। संभावना है कि इराक का तेल भंडार 112 अरब बैरल से कहीं ज़्यादा हो, ठीक है। तेल को जो मापते हैं ना, बैरल में मापते हैं, 1 बैरल 2 बैरल ऐसे मापते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, जापान तथा चीन और भारत में इस तेल की खपत होती है, लेकिन ये देश इस इलाके से बहुत दूरी पर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। विश्व राजनीति के लिए पानी एक और महत्वपूर्ण संसाधन है। विश्व के कुछ भागों में साफ पानी की कमी हो रही है। साथ ही विश्व के हर हिस्से में स्वच्छ जल समान मात्रा में मौजूद भी नहीं है। इस कारण संभावना है कि साझे जल संसाधन को लेकर जो अ, जो मतभेद पैदा हुए हैं, वो 21वीं सदी में फसाद की जड़ साबित होंगे। 21वीं सदी में जो तीसरा वर्ल्ड वॉर कहा जाता है, पानी के लिए ही तो कहा जाता है। इस जीवन दायी संसाधन को लेकर हिंसक संघर्ष होने की संभावना है। और इसी को इंगित करते हुए, इसी को इशारा करने के लिए विश्व राजनीति के कुछ विद्वानों ने जल युद्ध शब्द गढ़ा था, ठीक है। जल के लिए युद्ध होगा। मिसाल के लिए हम एक प्रचलित मतभेद की चर्चा करें। जलधारा के उद्गम से दूर बसा हुआ देश उद्गम के नजदीक बसे हुए देश द्वारा इस पर बांध बनाने, इसके माध्यम से अत्यधिक सिंचाई करने या इसे प्रदूषित करने पर आपत्ति जताता है, क्योंकि ऐसे कामों से दूर बसे हुए देश को मिलने वाली पानी की मात्रा क्या होगी, कम होगी। तो जल को लेकर के हमेशा ये संघर्ष देखने को मिलता है, ठीक है ना। बांध बनाने को लेकर भी जो दूर बसा हुआ देश है, वो कहता है नदियों पर बांध नहीं बनाओ, हमारे पास पानी कम पहुंचेगा, तुम ही सब उपयोग कर लेगा, इस तरह की बातें उठती है ना। ऊपर में थोड़ा सा देख लें, फिर नीचे आते हैं। देखिए, ये कहता है तेल देखो, तेल की धार देखो। तो वही बता रहा है, अब इसको मैं बता ही देता हूँ, चलिए। हमारे जीवन में पेट्रोलियम पर आधारित उत्पादों की कड़ी अंतहीन है ना। पेट्रोलियम उत्पाद जो है हमारे पास, उसकी कड़ी तो अंतहीन है। टूथपेस्ट, पेस्टमेकर, पेंट, स्याही, दुनिया के परिवहन के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, उसका लगभग कितना 95% पेट्रोलियम से ही पूरा होता है। पूरी औद्योगिक दुनिया पेट्रोलियम के बूते टिकी है। हम इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हालांकि जमीन के नीचे अभी अरबों बैरल तेल हमारे इस्तेमाल के इंतजार में पड़ा है, फिर भी देशों के बीच क्या हो, इसके लिए विवाद है। ये देखिए, शेख पेट्रो डॉलर उल्ला काला सोना मुल्क के सुल्तान है ये, ठीक है। देखिए कैसे देख रहे हैं, शकल देखिए इनका। मैं काला सोना मुल्क के शाही खानदान से हूँ। मैं ही हूँ वह शख्स जिसे लोग धन कुबेर कहते हैं। जब से मेरे मुल्क में काला सोना मिला है, मेरी सल्तनत में करामात हो रहे हैं। तो काला सोना से बात किसकी हो रही है? आप पेट्रोलियम से हो रही है, याद रखिएगा जनाब। बिग ऑयल और उनकी हुकूमत यहाँ एक रोज बड़ा खजाना खोजने आई। हमने तेल खोजा और सौदा पटा लिया। इन लोगों ने मुझे हथियार दिए, इतने हथियार कि इनका बोझ मुझे ही भारी लगने लगा है। हथियारों से लदा फंदा मैं जब कभी दांत निपोड़ता हूँ तो लोग अवाक रह जाते हैं, ठीक है। उन लोगों ने हथियार दिए और बदले मैंने बिग ऑयल और उसके बेटे पोतों को तेल और अपनी वफादारी दी। मैं खुशहाल और मालदार हूँ और वे भी मस्त और मज़े में हैं। अगर उनकी फ़ौज मेरे मुल्क में गश्त कर रही है तो क्या करें, मुझे क्या। बेशकीमती चीज़ों की मैं कद्र करता हूँ। बिग ऑयल कहते हैं कि उनके राष्ट्रपति आज़ादी और जमहूरियत को बड़ी कम कीमती मानते हैं। इसलिए मैंने भी अपने मुल्क में आज़ादी और जमहूरियत को 7 तालों के भीतर बंद करके रखा है। मतलब देखिए, ये बात हो रही है किसकी, पता है? सऊदी अरेबिया की। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आज़ादी तो है नहीं, है ना, न ही जमहूरियत अर्थात न ही लोकतंत्र है। तो इनको जो शेख बेसिकली अभी जो शेख कहलाते हैं यहाँ के, जो सुल्तान है, लीडर है, ठीक है। तो उनकी बात हो रही है कि किस प्रकार जो है विदेशी शक्तियों के साथ इन्होंने जो है पश्चिमी देशों के साथ संबंध बनाए रखे हैं, ठीक है। जनाब बिग ऑयल एंड सन्स के सीईओ क्या बोलते हैं? एक दिन मैंने खुद से पूछा कि आखिर मैं अपने मुल्क के किस काम आ सकता हूँ। मेरे मुल्क में तेल की भूख विकट है, वह कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती। चलो तो फिर तेल का इंतजाम करते हैं। मैं बाजार का आज़ादी का हामी हूँ, मतलब बाजार में खुला होना चाहिए। मतलब यह कि दूर के देशों में तेल के कुएं खोदने की आज़ादी, धरती की आबो हवा को मटियामेट करने की आज़ादी, और मटियामेट खराब करने की, और ऐसे कठपुतले तानाशाहों की ताजपोशी की आज़ादी जो अपनी ही जनता पर कोड़े फटकारे, मतलब अपनी जनता को मारे पीटे मेरे कहने पर।
ठीक है। हम कोई राजनीतिक दांव-पेच नहीं करते। चुनाव अभियान के वक़्त हम रुपए पैसे से नेताओं की कुछ मदद भर कर देते हैं खाली। बदले में हम उनसे कहते हैं कि हमारी कंपनी में पैसा लगाओ। इस तरह हमें टीवी के कैमरों के सामने बेवकूफ़ों की तरह हँसने और हाथ हिलाने के करतब दिखाकर शर्मसार नहीं होना पड़ता। समझ रहे हैं बात को? श्रीयम श्रीमती जी बड़बोले। देखिए क्या बोलती हैं। हमारे गैराज में एक शानदार चीज़ नुमाया है ना, मतलब कार, एकदम पतली चकाचक चमकीली कार। इसमें पावर स्टीयरिंग और ऑटोमेटिक गियर्स भी हैं। इसकी पिकअप लाजवाब है और माइलेज का तो क्या कहने। इसमें धुआं वगैरह भी काफ़ी कम निकलता है। देखिए हमें जल्दी-जल्दी पहुँचना है, हमें खूबसूरत ज़िंदगी की थोड़ी हड़बड़ी है। ऊपर वाला सबका भला करे तो चले, हुर्र निकल गए अपना। इनको भी क्या लेना देना पर्यावरण से, सुरक्षा से। अब देखो ये क्या है, जनाब गलत निशानची, इनका निशाना ही गलत लग जाता है। देखिए जनाब तख्ता पलट आज़ादी और जमहूरियत की हिफाजत की बात करते हैं। ये किसकी बात करते हैं कि तख्ता पलट हो, आज़ादी मिले, है ना, और जमहूरियत आए, मतलब लोकतंत्र आए। शायद इसी वजह से ये बंदूक और मिसाइल को लेकर बड़े दरिया दिल हैं। ठीक है, ऐसे ही मिसाइल और बंदूकें इन्होंने हमें रूसी भालुओं से लड़ने के लिए दी थी, अर्थात रूस से। उन्होंने तो हमें लड़ने के दांव-पेच भी सिखाए। हमें नहीं पता था कि ये लोग तेल के पीछे पड़े हैं। बिग ऑयल हमेशा मीठी-मीठी बातें करता है और मन मोह लेते हैं। लेकिन हम लोग अभी आपस में जंगों की कबड्डी खेल रहे हैं। हम लोग खेल के अपने ही नियम बना लिए हैं। जनाब तख्ता पलट की सरकार अपने कायदे कानून बदलती है। हमें यहाँ हमें कहा यह बात ठीक नहीं है, हमने कहा यह बात ठीक नहीं है, तो हमारे कुछ लोग अब जनाब तख्ता पलट, उनकी हुकूमत और वहाँ के लोगों से नफरत करने लगे हैं। मज़ा यह है कि तख्ता पलट को उसके ही खेल में जब मात देनी होती है, तो उनके दिए गोले बारूद और मिसाइल हमारे लिए बड़े काम के साबित होते हैं। तो बेसिकली एक पूरा क्या हो गया है, गेम तैयार हो गया है। सोच के देखिए कि एक जगह तेल मिलता है, ठीक है? और वो तेल जहाँ मिलता है वो लोग अमीर हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ का जो हेड होता है वो शेख होता है। फिर ये जनाब बिग ऑयल जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, जिसको जनाब बिग ऑयल कहा जा रहा है, ये कंपनियाँ तेल के लिए पहुँच जाती हैं, क्योंकि पता है पूरे बाज़ार में तेल की माँग है, ठीक है? तो बड़ी कंपनियाँ का पूरे वहाँ के राजनीति पर भी अपना अधिकार हो जाता है, क्योंकि ये पैसा अधिक वहाँ प्रोवाइड करते हैं, बदले में उनसे तेल लेते हैं, तेल को बेचते हैं बाज़ार में, ठीक है? अब कुछ जो अमीर लोग हैं, उनको मतलब ही नहीं, उनको तेल तेल मिल जा रहा है तो अपने गाड़ियों में घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है, सरकार जो है अपने मनपसंद की रहे इसके लिए नए-नए जो है वो गुटों को पैसा प्रोवाइड करा कर क्या किया गया है, मैदान में खड़ा कर दिया गया है, ठीक है? तो ये इनको हथियार दे दिए गए, आपस में ही लड़ते रहते हैं। तो ये एक पूरी कहानी है ना? एक तरह से। तो यहाँ हम क्या पढ़ रहे थे कि देश तो बेसिकली जो जनता है उसको जल की जो है अच्छी क्वालिटी गुणवत्ता वाली जल मिल नहीं पा रही है, तो गुणवत्ता क्या हो गई है, घट गई है। साथ ही होता है देशों के बीच स्वच्छ जल संसाधन को हथियाने या उनकी सुरक्षा करने के लिए हिंसक झड़प भी हुई है। समझिए, जल के लिए हिंसक झड़प हुई है। इसका एक उदाहरण है 1950 और 1960 के दशक में इजराइल, सीरिया तथा जॉर्डन के बीच हुआ संघर्ष। इनमें से प्रत्येक देश ने जॉर्डन और यारमुक नदी से पानी का बहाव मोड़ने की कोशिश की थी। फिलहाल तुर्की, सीरिया और इराक के बीच फरात नदी पर बांध के निर्माण को लेकर एक दूसरे से ठनी हुई है, ठीक है ना? इराक, अब देखेंगे सिराक और इराक के बीच जो फरात नदी है, दजला और फरात, उस पर बांध के निर्माण को लेकर एक दूसरे पर ठनी हुई है। बहुत से देशों के बीच नदियों का साझा है और उनके बीच सैन्य संघर्ष होते रहते हैं, ठीक है, इस नदियों को लेकर के। मूलवासी, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इंडिजिनियस पीपुल, ये लास्ट शायद होंगे इस चैप्टर का। देखिए मूलवासियों का सवाल पर्यावरण, संसाधन और राजनीति को एक साथ जोड़ देता है ना? जो मूलवासी होते हैं, जो आदिवासी मूलवासी होते हैं, जो वहीं के होते हैं, ये पर्यावरण और संसाधन, पर्यावरण से ही संसाधन मिलता है इनको, है ना? और राजनीति को एक साथ ही जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में इनकी एक शुरुआती परिभाषा दी थी। क्या परिभाषा दी? इन्हें ऐसे लोगों का वंशज बताया गया जो किसी मौजूदा देश में बहुत दिनों से चलते रहते चले आ रहे हैं, मतलब शुरू से। फिर किसी दूसरी संस्कृति या जातीय मूल के लोग विश्व के दूसरे हिस्से से उस देश में आए और इन लोगों को अपने अधीन बना लिया, है ना? कि जैसे कोई पहले से रह रहा था एक क्षेत्र में, दूसरे एरिया से कोई आया और उनको अपने गुलाम बना लिया, अपने हिस्से उस क्षेत्र में बना लिया। किसी देश के मूलवासी आज भी उस देश की संस्थाओं के अनुरूप आचरण करने से ज़्यादा अपनी परंपरा, संस्कृति, रिवाज अथवा खास सामाजिक आर्थिक ढर्रे पर जीवन यापन करने को पसंद करते हैं। मतलब जो मूलवासी होते हैं, मूलवासी जो होते हैं, वो नए संस्कृति, नए सभ्यताओं से
में बदलने खुद को बदलने की जगह अपने पुराने सांस्कृतिक रिवाज, अपने खास सामाजिक आर्थिक ढर्रे जो आर्थिक तरीके कमाने का जो तरीका है उसी पर जीवन यापन करना पसंद करते हैं। ठीक है। भारत सहित विश्व के विभिन्न हिस्सों में मौजूद लगभग 30 करोड़ मूलवासियों के सर्वमान्य हित विश्व राजनीति के संदर्भ में क्या है? फिलीपींस के आप सोचिए कोरिडिलेरा क्षेत्र में 20 लाख मूलवासी लोग रहते हैं। चिले में मापुसे नामक मूलवासियों की संख्या 10 लाख है। ठीक है। और बांग्लादेश के चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में 6 लाख आदिवासी बसे हुए हैं। उत्तर अमेरिकी मूलवासियों की संख्या 3,50,000 है। पनामा नहर के पूरब में कूना नामक मूलवासी 50,000 की तादाद में है और उत्तरी सोवियत में ऐसे लोगों की आबादी 10 लाख है। दूसरे सामाजिक आंदोलनों की तरह मूलवासी भी अपने संघर्ष, एजेंडा और अधिकारों की आवाज़ उठाते हैं। विश्व राजनीति में मूलवासियों की आवाज़ विश्व बिरादरी में बराबरी का दर्जा पाने के लिए उठी है कि भैया हमको भी बराबरी में शामिल किया जाए। मूलवासियों के निवास वाले स्थान मध्य और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा भारत में है, जहां इन्हें आदिवासी या जनजाति कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत ओशियाना क्षेत्र के बहुत से द्वीपीय देशों में हजारों सालों से द्वीप वाले देशों में हजारों सालों से पोलिनेशिया, मेलनेशिया और माइक्रोनेशिया वंश के मूलवासी रहते हैं। सरकारों से इनकी मांग है कि इन्हें मूलवासी कौम के रूप में अपनी स्वतंत्र पहचान रखने वाला समुदाय माना जाए। अपने मूल वास स्थान पर हक की दावेदारी में विश्व भर के मूल निवासी यह जुमला इस्तेमाल करते हैं क्या कि हम यहाँ अनंत काल से रहते चले आ रहे हैं। जुमला क्या है? सच है, जो जहाँ का है वो वहीं का होगा। भौगोलिक रूप से चाहे ठीक है भौगोलिक रूप से चाहे मूलवासी अलग अलग जगहों पर कायम है, ध्यान रखिएगा, अलग अलग जगहों पर कायम है, लेकिन जमीन और उस पर आधारित विभिन्न जीवन प्रणालियों के बारे में इनकी विश्व दृष्टि कैसी है? आश्चर्यजनक रूप से एक जैसी है। भूमि की हानि का अर्थ है आर्थिक संसाधनों के एक आधार की हानि, और यह मूलवासियों के जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उस राजनीतिक आजादी का क्या मतलब जो जीने के लिए साधन ही मुहैया न उपलब्ध कराए। भारत में मूलवासी के लिए अनुसूचित जनजाति या आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये कुल जनसंख्या का 8% है। अपवाद स्वरूप कुछ एक घुमंतु जनजातियों को छोड़ दें तो भारत घुमंतु जनजाति आपने पढ़ा था 10th में। घुमंतु जनजातियों को छोड़ दें तो भारत की अधिकांश आदिवासी जनता अपने जीवन यापन के लिए खेती पर ही निर्भर है। सदियों से ये लोग बेधड़क जितनी वन पड़े उतनी जमीन पर खेती करते आ रहे हैं थे, लेकिन ब्रितानी अर्थात ब्रिटेन औपनिवेशिक शासन कायम होने के बाद से जनजातीय समुदायों का सामना किससे हुआ? बाहरी लोगों से हुआ, इन यूरोपीय लोगों से हुआ। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये आदिवासी इस तरह से कुछ दिखते हैं, अपने बच्चे के साथ हैं। ठीक है। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे एक ये तस्वीर है, देख लेते हैं इसको। ठीक है। तस्वीर में क्या है कि एक चम्मच पर्यावरण भी, क्या आपको यह नज़रिया जचता है जिसमें यह एक शहरी इलाके के आदमी को प्रकृति खोर और लालची दिखाया गया है? बिल्कुल, है ना। हालांकि मैं भी शहर में रहता हूँ, लेकिन मुझे पता है जो शहरों में जो है ना प्रकृति को बचाने पर जोर नहीं दिया जाता है। ठीक है। और ये शहरी व्यक्ति है, प्रकृति खा रहा है, देखिए। हालांकि राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिहाज से, देखिए ध्यान से, हालांकि राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिहाज से मतलब राजनीति में इनको जो प्रतिनिधित्व है, इनको संवैधानिक सुरक्षा हासिल है, लेकिन देश के विकास का इन्हें ज़्यादा लाभ नहीं मिल सका है अब तक। आज़ादी के बाद से, भारत में बात हो रही है, आज़ादी के बाद से विकास की बहुत सी परियोजनाएं इनके लिए चलाई गई। परियोजनाएं क्या होती हैं? वह योजनाएं जो इनके विकास के लिए चलाई जाती हैं। बड़ी संख्या में लोग विस्थापित भी हुए, एक जगह से दूसरी जगह उनको जाना पड़ा। ऐसी परियोजनाओं में विस्थापित होने वालों में यह समुदाय सबसे बड़ा है। कौन? यही मूलवासी। दरअसल इन लोगों ने विकास की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। मूलवासी समुदायों के अधिकारों, विकास की कीमत चुकाना मतलब बहुत बड़ा नुकसान हुआ इनको, इनका अपना घर, क्योंकि जंगल ही काट दिया गया, जल के रास्ते मोड़ दिए गए, तो इनका तो घर ही उजड़ गया, ये जंगल में रहते थे। मूलवासी समुदाय के अधिकारों से जुड़े मुद्दे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लंबे समय तक उपेक्षित रहे हैं। मतलब इनके जो मुद्दे होते हैं, इनके अधिकार के मुद्दे, इनकी हमेशा राष्ट्रीय स्तर पर देशों ने भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों ने क्या की है? उपेक्षा की है, मतलब ध्यान नहीं दिया है। हाल के दिनों में इस सवाल पर ध्यान दिए जाने लगा है ना। 1970 के दशक में विश्व के विभिन्न भागों के मूलवासियों के नेताओं के बीच संपर्क बढ़ा।
इससे उनके साझे अनुभव और सरोकारों को एक शक्ल मिली। मतलब जो मूलवासियों के नेता थे, जो वो 1970 के दशक के बाद जब एक मंच पर मिले तो आपस में अनुभव साझा किया और इससे इनके जो सरोकार थे, मतलब इनकी जो चाहते थी, इच्छाएं थी, उसको एक रूपरेखा मिली। 1975 में वर्ल्ड काउंसिल फॉर इंडिजिनस पीपल, है ना, वर्ल्ड काउंसिल फॉर इंडिजिनस, जो आदिवासी लोग होते हैं उनका, लोगों का जो एक काउंसिल गठित किया गया, इसका गठन हुआ और संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे पहले इस परिषद को परामर्शदायी परिषद का दर्जा दिया गया। अर्थात ये जो परिषद है, ये जो समूह बना है वर्ल्ड काउंसिल फॉर इंडियन पीपल, ये संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना परामर्श, अपनी राय दे सकता था। इसके अतिरिक्त आदिवासियों के सरोकारों से संबंध 10 अन्य स्वयंसेवी संगठनों को भी यह दर्जा दिया गया है। ठीक है। अगले अध्याय में वैश्वीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन की चर्चा की गई है। इसमें अनेक आंदोलनों ने मूलवासियों के अधिकारों पर क्या किया है, जोर दिया है। इस तरह आपका चैप्टर क्या होता है, क्लोज। बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ठीक है।